हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में काफी लोगों के कुंडली में होता है, दोष रहता है और हम उसके रेमेडीज के लिए भी बहुत उत्सुक होते हैं। तो आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के ऊपर। मांगलिक दोष कब होता है, क्या मीनिंग है, क्या इंटरप्रिटेशन है और कुंडली में कैसे देखते हैं, उसके क्या उपाय हैं, क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं, सारी चीजें देखेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड यस, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। ये यूट्यूब पे लाइव है सेशन, तो द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल चैनल पे आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8130283244। आप सभी के पास मेरा नंबर ऑलरेडी सेव होगा, सो आप उस पर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड और वेलकम करते हैं आर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर क्षितिज दवे सर का। सर से रिक्वेस्ट है, सर आप प्लीज क्लास शुरू करें। मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस सर, वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। थैंक यू। हरिओम टू ऑल। तो जैसे अभी प्राची जी ने कहा, हमने कल हम लोग ने राजयोग के ऊपर बात की, उससे पहले हमने कालसर्प दोष के ऊपर बात की थी, और कुछ टाइम पहले हमने मंगल दोष के ऊपर भी, मांगलिक योग और मंगल दोष जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर भी बात की। देन इट वाज डिमांड लोगों का था कि मांगलिक योग या मंगल दोष के ऊपर एक और सेशन, वापस से वो सेशन रिपीट किया जाए। तो ये वी आर। बहुत लोगों ने मंगल के बारे में, शनि के बारे में, राहु के बारे में, केतु के बारे में, खास करके इन वेरी नट शेल ये बोलूंगा कि जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, उससे जितने भी योग बनते हैं या दोष बनते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ मिथ्स बोले या डर बोले, ये दिमाग में रख के रखा हुआ है। बट एज एन स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एज एन प्रैक्टिशनर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एज एन लर्नर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या फिर एज एन लवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये सारे दोष, ये सारे मेलेफिक प्लैनेट्स, बेनिफिक प्लैनेट से बनते हुए कोई नेगेटिव दोष, हमें डरना नहीं चाहिए या किसी को डराना नहीं चाहिए। यस, उसके इम्पैक्ट हमारे लाइफ में नेगेटिव वे में आते हैं, बट देर आर रेमेडीज ऑल्सो। तो वैसा ही एक दोष है, वैसा ही एक योग है जो ज्यादा कुंडली में पाया जाता है। आप अगर 10 कुंडली का एनालिसिस करते हो, तो 10 कुंडली में से आपको 6 या 7 कुंडली हो सकता है, दैट इज 60 to 70% कुंडली हो सकता है मांगलिक दोष की मिले। अब ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि दिस इज मांगलिक दोष कॉमन है, बट सिंस हमारे प्लैनेट्स, या फिर हम बोले जो राइजिंग साइंस जो है, जोडिएक साइंस, ये 2-2 घंटे में चेंज हो जाती है, तो वैसे ही जातक का एसेंडेंट चेंज होता है, एसेंडेंट चेंज हो जाता है, तो हाउसेज चेंज हो जाएंगे, हाउसेज चेंज हो जाएंगे, तो मंगल की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। दिन में 24 घंटे हैं, 12 लग्न है, हर 2 घंटे में एक एक लग्न चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चांसेस बनते हैं कि इस दिन जन्मे हुए अगर 100 बच्चे जन्मे हैं, 100 जातक जन्मे हैं, तो हो सकता है 60 to 70% बच्चों में ये योग हो, यानी कि मांगलिक योग हो। अब ये जितने भी मांगलिक योग, जिन बच्चे हैं जिनके जन्म कुंडली में मांगलिक योग होगा, जरूरी नहीं है कि इनकी शादी में ही प्रॉब्लम होगा। देयर कुड बी प्रॉब्लम्स इन देयर अर्ली चाइल्डहुड, देयर कुड बी प्रॉब्लम इन देयर ओन बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, रूड बिहेवियर हो सकता है, ओवर एम्बिशियस हो सकते हैं। देयर कुड बी प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ, बट नो सेपरेशन। There could be marriage problems in married life, but no death of spouse. And yes, there could be problem in married life with separation in either of spouse का डेथ होना, नेटिव का डेथ होना, ये भी एक देखा जाता है। बट हम अब तक मांगलिक दोष को लेके इसी प्रकार से चलते हैं। मंगल से शादी किया, मांगलिक दोष की कुंडली से शादी किया, तो डेथ होना तय है। मांगलिक दोष है तो हो सकता है बीमारी का भी कोई इन्विटेशन है, मांगलिक दोष है, हो सकता है लंबी बीमारी का भी कोई इन्विटेशन है। और इसी मंगल दोष के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट।
मांगलिक दोष और रेमेडीज। अब दोष है तो रेमेडीज हैं, अगर भगवान ने कोई प्रॉब्लम दिए हैं तो उसके सॉल्यूशन भी तो दिए हैं। मलम पट्टी, अगर इंजरी दी है तो मलम पट्टी भी दी है, इंजरी दी है तो सर्जरी भी दी है। हाँ, थोड़ा सा करेक्ट तो होना ही, लाइफ है, अप्स एंड डाउन होंगे। हमने प्रीवियस सेशंस में क्या देखे थे, काल सर्प में क्या देखा था? काल सर्प की कुंडली में सक्सेसफुल रेशियो भी बहुत अच्छा खासा है। राजयोग की कुंडली में हमने देखा राजयोग तो है, लेकिन अगर एफर्ट ही नहीं करेंगे तो राजयोग का कोई फलीभूत होगा ही नहीं। वैसे ही मांगलिक दोष है। अब दोष है तो उस दैट डजंट मीन कि वो दोष के कारण लाइफ अटक जाएगी। मांगलिक दोष एंड रेमेडीज के बारे में आज बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे फिर से। कुंडली में मंगल दोष को हटाओ, जीवन में शांति लाओ, ये जो आज का टैगलाइन है जो यूज किया गया है, कुंडली में मंगल दोष को हटाओ। अब मंगल दोष को, ये तो मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं हटाओ, इसको हम कम करेंगे रेमेडीज के, और उस रेमेडीज के द्वारा जीवन में शांति लाएंगे मंगल दोष के प्रॉब्लम के कारण। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मांगलिक दोष के बारे में क्या कहा गया है, जरा उसके बारे में भी नजर डालते हैं। पूरे एस्ट्रोलॉजी में, या फिर जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, या कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या ना हो, और किसी की शादी नहीं होती, तो हमारा सीधा का सीधा दिमाग यहाँ चला जाता है, जो जिसने एस्ट्रोलॉजी नहीं भी की है ना, वो भी बोलता है शायद इस लड़के या लड़की कुंडली में मंगल है, ये मांगलिक है, इसलिए शायद शादी नहीं होती। तो ये दिमाग में हमने भर दिया है, उसको बिठा दिया है कि मांगलिक दोष के बारे में यही है। तो ये मांगलिक दोष के बारे में बहुत कुछ बातें की गई हैं, लोग इसमें बिलीव करने लगे हैं कि ये दोष हो तो उसके कारण मैरिड लाइफ में कुछ बड़ा मेजर उथल पुथल आता है। इसके बारे में शास्त्र में कम लिखा गया है, लेकिन बोला ज्यादा गया है। लोगों ने बोला ज्यादा गया है, शास्त्र में लिखा कम है। शास्त्र में अगर बोला गया है तो शास्त्र में इसके रेमेडियल मेजर्स भी, शास्त्र में कुछ ऐसे सूत्र भी हैं, अगर मेरी कुंडली में मांगलिक दोष है तो हो सकता है मांगलिक दोष का कैंसलेशन भी हो, या मेरी खुद की कुंडली से हो, या जब मैं मैरिज करता हूं तो सामने वाले पार्टनर की कुंडली से भी हो। मांगलिक दोष तब ज्यादा चिंतित कर देता है जब किसी जातक की, लड़के या लड़की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो ज्यादा चिंतित तब करता है जब जातक की शादी नहीं होती, इसलिए ज्यादा टेंशन में आ जाता है। ये मंगल के कारण ही नहीं हो रहा, हो सकता है कोई और प्लैनेट भी वहां पे रिजल्ट करता हो, मंगल अकेला क्या कर लेगा। मांगलिक दोष है लेकिन वहां पे शनि का प्रभाव भी है, तो वो डिले करेगा। फर्स्ट हाउस में है, सेकेंड हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो फैमिली करने का मन ही नहीं करने देता, 11th हाउस में जो मेरी इच्छा पूर्ति का हाउसेस है। तो जब किसी जातक की शादी की उम्र हो जाती है और शादी नहीं होती, तब ये ज्यादा चिंतित कर देता है उनके परिवारजनों को, उनको, खुद को। और हमारे सामने ऐसे भी लोग हैं, समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके मांगलिक योग होने के बावजूद भी उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है। हम ये फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि मंगल और शनि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में, खास करके मैरिड लाइफ में, बट इसी के कारण ये हो रहा है, इसको स्टैम्प तो नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी है, मंगल और शनि का ही भाई दिखा के सारी रेमेडीज हेवी प्राइस पे गलत रेमेडीज करा देते हैं, विच शुड नॉट बी डन एट ऑल। रेमेडी करो लेकिन सही तरीके से करो, जब जरूरत है तब करो। और ये रेमेडी जब करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मंगल दोष पूरा का पूरा निकल गया। मंगल दोष को आप शांति कर सकते हो, मंगल की शांति कराई जा सकती है, मंगल को निकाला नहीं जा सकता। वी कैनॉट रिमूव एनी प्लैनेट ना। ये न्यूमरोलॉजी तो है नहीं कि ये मिसिंग नंबर है, ये मिसिंग प्लैनेट है। न्यूमरोलॉजी में मिसिंग प्लैनेट भी रोल प्ले करता है जब उसकी दशा आती है। तो लेट्स सी मंगल दोष हमारे लाइफ में, हॉरोस्कोप में मंगल दोष का होना क्या बैड इफेक्ट्स दे सकता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पहले तो ये समझो कि मंगल दोष होता कब है। इसलिए बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मंगलिक कुंडली हुई कब।
मंगल से होती है, ये सभी को पता है कि मांगलिक है और मांगलिक कार्य में ज्यादा इंपॉर्टेंट डाल रही है, और लोगों के जीवन में शादी के अलावा कोई दूसरा मांगलिक कार्य है ही नहीं, इसे स्टैंप लगा दिया। तो एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी मंगल का मांगलिक दोष होना कब ज्यादा या सही तरीके से, सटीक तरीके से बैठता है, जब मंगल का पोजीशन बर्थ चार्ट में, तो कुछ लोग चंद्र से देखते हैं, कुछ लोग शुक्र से देखते हैं, कुछ लोग गुरु से देखते हैं, वो गलत है। वो कंसेप्ट को कैसे भी तोड़ मरोड़ के बिठा देना है। बस बेसिकली बर्थ चार्ट के, यानी कि D1 चार्ट में मंगल का पहले भाव में होना, चौथे भाव में होना, 7th हाउस में होना, 8th हाउस में होना, 12th हाउस में होना मंगल दोष माना जाता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आप पीपीटी भी देख रहे हो सामने सामने, तो मैंने सेकंड हाउस का नाम नहीं लिया। सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल नॉट टोटली मांगलिक दोष बोला जाता है, लेकिन मांगलिक दोष का इफेक्ट जरूर देता है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में मेरा फैमिली है, सेकंड हाउस मेरी फैमिली है। इसलिए बहुत सारा स्कूल ऑफ थॉट है जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल को मांगलिक दोष नहीं मानते, बट यस, सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष के जैसा इफेक्ट जरूर देता है। मंगल का दोष यानी कि मांगलिक दोष, ये मैरिज में डिले कराता है, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंसेस कराता है, कुछ वर्स्ट केसेस में डेथ ऑफ स्पाउस या डेथ ऑफ नेटिव भी हो सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ग्रेट स्कॉलर्स ने, जब किसी भी मांगलिक कुंडली की एनालिसिस की है या फिर मांगलिक कुंडली के बारे में बताया गया है, तो ये एक रिकमेंडेशन किया गया है, अगर कोई जातक मांगलिक है तो उसकी शादी वैसे ही मांगलिक जातक कुंडली वाले जातक से हो जाए, तो ये दोष टोटली कैंसिल हो सकता है, या उसके इम्पैक्ट बहुत कम देखने मिलते हैं। मांगलिक मैरिंग टू मांगलिक, कुछ केसेस में तो हम लोग ने सैटर्न को भी ले लिया, क्योंकि सैटर्न का एक लॉजिक है, नो डाउट, आगे हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैक्सिमम केसेस में मांगलिक दोष दिखेंगे, तो यस, क्योंकि जैसे ही हमारा लग्न चेंज हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, तो मंगल का तो मांगलिक योग बनना तय हो जाता है। अगर आप सिर्फ लग्न कुंडली रोज की निकालो, सनराइज से लेके नेक्स्ट डे के सनराइज तक, 12 लग्न की कुंडली निकाल लो, 2-2 घंटे की, अप्रोक्सीमेट टाइम ले लो, 6:30 से लेके 8:30 की कुंडली निकालो, 8:30 से 10:30 की कुंडली निकालो, सेम डे की, प्लैनेट्स उसी हाउस उसी राशि में, लेकिन हाउस घूम जाएंगे, तो मैक्सिमम केस में आपको हो सकता है मांगलिक दोष दिखेंगे। तो इस लॉजिक के अनुसार अगर हम देखें, तो देयर वुड बी 50% ऑफ पीपल जो लोग मांगलिक दोष से इफेक्टेड है, या तो मंगल पहले भाव में है, या दूसरे भाव में है, चौथे भाव में है, सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है, या 12वें भाव में है। यही एक बेसिक कंडीशन है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। एक एक्सेप्शन है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष नहीं चलाएगा, लेकिन मंगल के मांगलिक दोष के जैसा इफेक्ट देने में सक्षम है। इसलिए सेकेंड हाउस इज हाउस ऑफ माई फैमिली ऑल्सो, और सेकेंड हाउस 8th हाउस पे असर देता है। सेकेंड हाउस का बैठा हुआ मंगल अष्टम भाव में असर देता है। तो वैसे कुंडली में 12 भाव है, और इन 12 भावों के कारण मैक्सिमम कुंडली में, अगर आप किसी कुंडली की एनालिसिस करते हो, 10 में से 6 या 7 कुंडली में हो सकता है आपको मांगलिक दोष मिले। तो हमें करना क्या है वो भी हम देखेंगे। अब जब मांगलिक दोष होता है, यानी कि मंगल इन सारे भावों में, पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव, इन भावों में जब मार्स बैठा है, मंगल बैठा है, तो बहुत सारी चीजें उथल पुथल करवा सकता है। कुछ पोजीशंस में मंगल फाइनेंशियली अच्छा कराता है, प्रोफेशनली ग्रोथ कराता है, लेकिन मैरिज बिगाड़ता है। कुछ मांगलिक दोष में उसका इम्पैक्ट लो दिखता है, कुछ मांगलिक दोष में इम्पैक्ट हाई दिखता है। कुछ हाई इम्पैक्ट वाले मांगलिक दोष में केसेस में जातक के डिवोर्सेस ज्यादा दिखते हैं, मल्टीपल मैरिजेस दिखते हैं,
स्पाउस की डेथ दिखती है। कई बार ये भी होता है कि स्पाउस की डेथ के ऊपर जातक के ऊपर कोई एलिगेशन आ जाएगी, जातक खुद जिम्मेदार है स्पाउस के डेथ के लिए। तो ये सारा मांगलिक दोष को एनालिसिस करने के लिए हमें मंगल की हॉरोस्कोप में पोजीशन देखना जरूरी है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं वापस से एक बार बोल दूं, मंगल दोष अगर किसी के कुंडली में है या आपके जान पहचान की कुंडली में है, आपकी कुंडली में है, आपके बच्चों की कुंडली में है, डोंट वरी एट ऑल। और एक मिथ है, मंगल दोष 30 के बाद कम हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं 30 के बाद कम हो जाता है, जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस में मैंने देखे हैं, बहुत सारे केसेस में देखे हैं, मंगल दोष मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये मंगल दोष ने अपना पार्ट जातक के अर्ली लाइफ में कुछ इम्पैक्ट कर दिया। जैसे मान के चलो, किसी मैंने 2-3 स्त्री जातक की कुंडली देखी है, 2 से 3 से ज्यादा इनफैक्ट, जहां पर उनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही है, बट हो सकता है उनके केसेस में ये हुआ है बचपन में या उनके अर्ली एज में फादर की डेथ हो गई या बड़े भाई की डेथ हो गई। अब मंगल है, मंगल किसका कारक है? भाई बहन का कारक भी है। तो सिर्फ मंगल मैरिड लाइफ में खलन पहुंचाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, मंगल का मांगलिक दोष होना मैरिड लाइफ को खत्म करेगा ऐसा नहीं है। तो ये डर अगर किसी के मन में बैठा है, निकाल दो आज के आज दिन। है तो है, भगवान ने अगर दिया है, वी कैन नॉट इग्नोर इट। हम इसको आगे और अच्छे से इसको नलीफाई कर सकते हैं, रेमेडी करके काम कर सकते हैं। सो मार्स की पोजीशन मैंने जो बताई थी, तो आज हम उसी मार्स की पोजीशन के ऊपर हर एक हाउसेज में जहां पर मांगलिक दोष बनता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि फर्स्ट हाउस में अगर मंगल बैठा है, सेकंड हाउस में मंगल बैठा है, फोर्थ हाउस में मंगल बैठा है, सेवेंथ हाउस में मंगल बैठा है, एथ हाउस में मंगल बैठा है या 12th हाउस में मंगल बैठा है, तो वो कैसा मांगलिक दोष इंपैक्ट करता है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे मार्स पहले भाव में फर्स्ट हाउस का मंगल जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले मंगल जहां पर भी बैठता है, मंगल जहां पर भी बैठता है वहां से उस पोजीशन को गिन के मंगल फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और एथ हाउस देखता है। तो ये सब में याद रखना, मंगल जहां पर भी बैठा है वहां पे से उसकी नजर फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एथ हाउस में पड़ती ही पड़ती है। तो अगर हम चर्चा करते हैं, अगर मार्स इन फर्स्ट हाउस, तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल 1, 2, 3, 4 चौथे भाव को देख रहा है, 5, 6, 7 सप्तम भाव को देख रहा है और 8 अष्टम भाव को देख रहा है। अब फर्स्ट हाउस का मंगल यानी कि जातक खुद में, फोर्थ हाउस का सिग्निफिकेशन क्या है? डोमेस्टिक हैप्पीनेस, माता, प्रॉपर्टी। सेवेंथ हाउस का सिग्निफिकेशन क्या है? बिजनेस, बिजनेस पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, मैरिज। और एथ हाउस का सिग्निफिकेंस क्या है? इंजरी, सडन गेन, सडन लॉस, सर्जरी, डेथ। तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष में क्या इंपैक्ट दे सकता है, ये देखते हैं। अगर मंगल कुंडली में किसी भी की जातक की कुंडली में पहला भाव में बैठा है तो मांगलिक दोष हुआ, हम बोल सकते हैं यस ये मांगलिक कुंडली है। अफकोर्स मंगल का स्ट्रेंथ कितना है, कितना डिग्री का है, क्या है, वो सारा इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में डिपेंड करता है कि मांगलिक दोष कितना पावरफुल मांगलिक दोष है। किसी कोई शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती है तो वहां पे इम्पैक्ट कम हो जाता है। मंगल कौन से साइन में है, कौन से नक्षत्र में है, ये सारे के सारे हाउसेज में हम उसको अप्लाई करेंगे। अगर मंगल अपनी उच्चतम राशि यानी कि मकर राशि में है तो वो ज्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि वहां पर उसको पावर ज्यादा है। अगर मंगल कर्क राशि में है तो कम डैमेज करेगा, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस उतना नहीं है, उसका खुद का पावर उतना नहीं है। ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा, मंगल के पास खुद का कितना पावर है, उच्चतम राशि में है, निच्चतम राशि में है, मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है। तो अगर मंगल कैप्रिकॉन के फर्स्ट हाउस में है या फिर कैप्रिकॉन का मंगल है किसी भी हाउस में मांगलिक हो रहा है, वहां पे उसका पावर ज्यादा है।
पहले भाव में होने वाला मांगलिक दोष यूजुअली जातक के खुद के ऊपर ज्यादा असर करता है, इसलिए वो फर्स्ट हाउस जातक खुद है। बाद में सप्तम भाव में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट हाउस में देखता है, यानी कि वहां पर स्पाउस से रिलेटेड, स्पाउस से हेल्थ को रिलेटेड, जातक के रेपुटेशन को लेके रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अफकोर्स मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम करता है। पहले भाव में बैठा हुआ मंगल मैरिज लाइफ में उतना डिले नहीं कराता है, लेकिन मैरिज होने के बाद प्रॉब्लम कराता है। मैरिज होने के बाद इश्यूज करवाता है शादी में, या फिर सेपरेशन भी करा सकता है। ये सेपरेशन जो फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा है, ये सेपरेशन क्यों? क्योंकि सेवेंथ हाउस को देख रहा है, एथ हाउस को देख रहा है। एथ हाउस मेरी खुद की हेल्थ, सेवेंथ हाउस मेरा स्पाउस, और सेवेंथ से दूसरा जो है एथ हाउस, वो स्पाउस की भी फैमिली तो हो गई। यानी कि मेरा इन लॉज, अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे इन लॉज, तो यहाँ पे बैठा हुआ फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ मंगल जो भी डिस्टर्बेंसेस लाइफ जातक के लाइफ में कराता है, वो खास करके हेल्थ को रिलेटेड। ऐसे जातक को हो सकता है लंबे समय तक दूर रहना पड़े ड्यू टू अपने पार्टनर से, ड्यू टू सम प्रोफेशन कमिटमेंट्स। ऐसे जातक में फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। पहले भाव में बैठा हुआ मंगल यूजुअली बहुत सारे मैरिजेस में आर्ग्यूमेंट्स करवाता है, डिवोर्स तक या सेपरेशन तक बात नहीं जाती। पहले भाव में बैठा हुआ मंगल जातक के वाइफ के, यानी कि स्पाउस के हेल्थ को लेके ज्यादा सीरियस रहता है। पहला भाव में अगर मंगल है, मांगलिक कुंडली है, तो हो सकता है जातक के स्पाउस से हेल्थ को कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में भी पड़ रही है, तो जातक खुद इंजुरी से प्रोन है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जातक से शादी हुई, बाद में अगर बाई एनी चांस एक्सीडेंट हो गया, तो हमने ब्लेम किधर कर दिया, मांगलिक कुंडली के ऊपर ब्लेम कर दिया। बट मंगल की वहां पे दृष्टि है, तो जातक खुद प्रोन है वहां पर। मेरा वॉइस बराबर आ रहा है सभी को? अनुराधा जी प्लीज अपना एक बार नेट कनेक्शन एक बार देख लीजिए। तो पहला भाव में बैठा हुआ मंगल चौथे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, खास करके अष्टम भाव में दृष्टि दे रहा है। जो अष्टम भाव खुद एक्सीडेंट्स का भाव है, एक्सीडेंट्स का हाउस है, तो जातक खुद वहां पे, तो मंगल की दृष्टि के कारण वहां पे दैट पर्सन इज प्रोन टू एक्सीडेंट, प्रोन टू इंजुरीज, प्रोन टू सर्जरीज। तो ये मांगलिक दोष जातक के खुद की कुंडली में मैरिज से ज्यादा खुद के हेल्थ के लिए, स्पाउस के हेल्थ के लिए ज्यादा डेंजर है। अष्टम भाव है ऑब्स्टेकल्स का हाउस है, फाइनेंशियल गेन्स एंड फाइनेंशियल लॉस का भी हाउस है। तो हो सकता है ये मांगलिक दोष जातक को फाइनेंशियल लॉसेस भी कराए। बट अगेन आई वुड से पहला भाव में बैठा हुआ मंगल शादी में उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। हाँ, शायद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, बट दैट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मोर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन डिवोर्स या सेपरेशन का कम चांसेस होता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। अब जो एक एक्सेप्शन जो हमने लिया था, हमने क्या बोला था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर बृहत पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से अगर हम जाए, तो मांगलिक दोष तब होता है जब मंगल फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एथ हाउस में और ट्वेल्थ हाउस में बैठा है। बट एक स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो मंगल को दूसरे भाव में देखने से भी मांगलिक दोष या फिर मांगलिक दोष के जैसा इफेक्ट मानता है। तो लेट्स डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। मंगल का दूसरे भाव में होना, यानी कि मंगल की दृष्टि कहां पे होगी, पंचम भाव में। पंचम भाव क्या है, मेरा लव अफेयर है, मेरा एंटरटेनमेंट है, मेरा बेसिक एजुकेशन है, मेरा प्रीवियस बर्थ का डीड्स है। दूसरी दृष्टि यानी कि सातवीं दृष्टि उसकी अष्टम भाव में जाएगी, एथ हाउस अगेन, जो मैंने बोला इंजुरीज, एक्सीडेंट। और उसकी आठवीं दृष्टि, एक चार सात, चार सात आठ, तो आठवीं दृष्टि कहां पे जाएगी, नाइन्थ हाउस में, मेरे भाग्य के ऊपर। अब यहां बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष या फिर मांगलिक दोष के जैसा इफेक्ट क्या सिनारियो में देता है या कैसे देता है? तो मांगलिक दोष जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल से जो हो रहा है, वो काफी लोग तो उसको पहले अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ये बहुत प्रभावशाली मांगलिक दोष या मांगलिक दोष जैसा इफेक्ट होता है।
यूजुअली इसको मांगलिक दोष में काउंट नहीं करते, बट मांगलिक दोष के जैसा इफेक्ट डेफिनेटली देता है। दिस इज आई हैव सीन इन माय ओन हॉरोस्कोप आल्सो। दूसरे भाव में या सेकंड हाउस में बैठने वाला मंगल कई बार जातक की लाइफ या मैरिड लाइफ को अलग तरीके से, बहुत विपरीत तरीके से तबाह कर सकता है। सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ व्हाट? फैमिली है, वेल्थ है, साथ ही साथ सेकंड हाउस है मेरा टोन, मेरी वाणी। तो ये सेकंड हाउस का जो भी सिग्निफिकेंस यहाँ पे मंगल बैठा है, उस चीज को वो एग्रीवेट कर देता है। प्लस एथ हाउस में मंगल की, सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल एथ हाउस को देख रहा है, यानी कि यहाँ पर भी फर्स्ट हाउस के जैसा प्रेजेंस ऑफ मार्स इन सेकंड हाउस ये डिवोर्स करा सकता है, डेथ ऑफ स्पाउस, डेथ ऑफ नेटिव, सेकंड मैरिज भी चांसेस करा सकता है, बिकॉज ये फैमिली भाव में तो बैठा है। यूजुअली सेकंड हाउस में बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष का इफेक्ट में मैरिज लाइफ, मैरिज होने में डिले नहीं कराता, या मैरिज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं कराता। ये प्रॉब्लम मैरिज होने के बाद ज्यादा आती है। सेकंड हाउस फैमिली का हाउस है, और अगर कुंडली को थोड़ा सा घुमा दूं, अगर मेरा इन लॉज मुझे देखना है तो एथ हाउस से देखना है, मेरी स्पाउस मुझे देखनी है तो सेवेंथ हाउस से देखना है, तो स्पाउस का इन लॉज देखना है तो मेरे सेकंड हाउस में देखना होगा। क्लियर? वापिस से बोल देता हूं, मैं फर्स्ट हाउस मैं खुद, राइट, सेकंड हाउस मेरा फैमिली, सेवेंथ हाउस माई स्पाउस, एथ हाउस माई इन लॉज। अब मंगल मेरे सेकंड हाउस में बैठा है, यानी कि अगर मेरी ही कुंडली घुमा के मेरे स्पाउस के एंगल से देखना है तो मेरे स्पाउस के लिए उसके इन लॉज हो गए। क्लियर? नहीं क्लियर? वापिस से बताता हूं, यहां पे मंगल बैठा है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरी स्पाउस है, तो ये स्पाउस का भी तो फैमिली हुआ। कुंडली को अगर उल्टा घुमा देता, ये यानी कि स्पाउस का फैमिली हो तो ये मेरा इन लॉ हुआ, ये स्पाउस का इन लॉ हो गया। तो यहाँ पर अगर मंगल बैठा है तो हो सकता है ना, मेरे घर में अगर ऐसा कोई मंगल है तो हो सकता है सास बहू के झगड़े। तो मैरिज होने में प्रॉब्लम नहीं होता, मैरिज के बाद प्रॉब्लम हो सकता है। ये सेकेंड हाउस में बैठा हुआ मांगलिक दोष या मंगल जो बैठा है जिसको मांगलिक दोष का इफेक्ट दे रहा है, ये हो सकता है मैरिज होने के बाद सीरियस आर्ग्यूमेंट्स दे दे, जातक के खुद के, जातक से आर्ग्यूमेंट हो स्पाउस की, जातक के फैमिली से या इन लॉज से, यानी कि मेरे वाइफ यानी मेरे पेरेंट के साथ मेरे वाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, या विदाउट एनी रीजन कुछ प्रॉब्लम हो जाए। यूजुअली स्त्री जातक के, अगर कोई फीमेल नेटिव है उनके सेकेंड हाउस में जब मंगल बैठता है तो होता क्या है, उनके मैरिड लाइफ में कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, उनके कुंडली में जब सेकेंड हाउस में मंगल बैठता है तो ऐसा सिनारियो में मैरिज के बाद सच फीमेल नेटिव आर मिसअंडरस्टूड बाय देयर इन लॉज। और शादी एक एडजस्टमेंट का नाम है। इन लॉज मुझे समझते नहीं, बहू उतना परेशान होते जाती है, और बाद में एक दिन बबल बस्ट हो जाता है। तो अगर सेकेंड हाउस में बैठा हुआ अगर मंगल है, कोई स्त्री जातक है, तो एज एन रेमेडी क्या करना चाहिए, ऐसे ही परिवार में शादी करो जहां पर उसके होने वाला पति अपने माता पिता से थोड़ा सा दूर हो। ये भी ऑब्जर्वेशन में देखा गया है, किसी पे की मेल नेटिव हो या फीमेल नेटिव, फीमेल नेटिव ज्यादा, अगर सेकेंड हाउस में मंगल है, हो सकता है जातक को शादी के बाद अपने खुद के पेरेंट्स से दूर रहना पड़े। ऑफकोर्स स्त्री को तो रहना ही पड़ेगा, इसलिए उसका तो वो अपने माता पिता को छोड़ के आ रही है, बट हो सकता है उसके स्पाउस को भी अपने फैमिली से थोड़ा सा कट ऑफ करते हैं। ये जो प्रकार का जो मांगलिक दोष या मांगलिक दोष का इफेक्ट जो बन रहा है, ये सेकेंड मैरिज को भी जन्म दे सकता है। सेकेंड मैरिज दो सिनारियों में हो सकती है, आइदर सेपरेशन, आइदर डेथ ऑफ दिस स्पाउस।
अब नॉट ओनली सेकेंड मैरिज, ये वो भी हो सकता है अगर ज्यादा मंगल नेगेटिव यहाँ पे हो जाए, तो यहाँ पर जातक की दो से अधिक, 3 या 4 मैरिज भी हो सकती है। अब सेकेंड हाउस में बैठा हुआ मंगल, मैंने क्या बोला, कहां पे दृष्टि पहला देता है? फिफ्थ हाउस में। वहां से चौथी दृष्टि फिफ्थ हाउस में दे रहा है। फिफ्थ हाउस क्या है? लव और लव अफेयर्स, लव, प्रेम प्रसंग। तो यहाँ पर अगर बैठा हुआ मंगल है, हो सकता है जातक लव मैरिज की तरफ जाए कंपेयर टू अरेंज मैरिज। हो सकता है ये लव मैरिज के कारण या लव अफेयर में कुछ ब्रेकअप्स मिले, या रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकअप देखने मिले, या फिर सेकेंड हाउस में बैठा हुआ मंगल किसी जातक के मैरिज के बाद भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा सकता है, उसके कारण भी करंट मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अब सेकेंड हाउस में बैठा हुआ मंगल, अब वो हाउस की तो बात ही नहीं कर रहे जिस हाउस में मंगल बैठा है। सेकेंड हाउस यानी कि अगेन वेल्थ, मेरा सेविंग्स। तो यहाँ पे अगर कोई क्रूर प्लानेट बैठा है, तो मेरी सेविंग्स का भी कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, मेरे पैसों से लेके भी, वेल्थ को लेके भी नुकसान करेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जातक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करेगा, अनवांटेड एक्सपेंसेस करेगा। कई बार एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए दूसरों से लोन भी लेगा, दोस्ती यारी में उधार क्रेडिट भी लेगा। कई बार ये भी देखा जाता है कि ऐसे जातक किसी को पैसा देते हैं, उनको वापस पैसा आता नहीं है। यानी कि अगर किसी के सेकंड हाउस में मंगल है, तो सोच समझ के क्रेडिट पे पैसा देना, इसलिए हो सकता है टाइम पे पैसा ना आए, या फिर पैसा लाइफ टाइम आ ही नहीं, तो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं लाइफ में। आपने अच्छा खासा अमाउंट किसी को हेल्प करने के लिए दे दिया, वो पैसा वापस से नहीं आ रहा है, वो टेंशन क्रिएट कर रहा है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थर्ड कंडीशन जो मांगलिक दोष की हमने देखी, मंगल का फोर्थ हाउस में होना। यहाँ पे मंगल जब बैठता है, तो यहाँ से मंगल अपनी चौथी दृष्टि सेवेंथ हाउस पे देता है, सप्तम सातवीं दृष्टि दसम भाव में यानी कि 10th हाउस में देता है, और आठवीं दृष्टि 11वें भाव में देता है। फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ व्हाट? माता, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, प्राइमरी टू प्राइमरी एजुकेशन, सॉरी, डोमेस्टिक हैप्पीनेस के साथ साथ अगर फोर्थ हाउस में कोई क्रूर प्लानेट, शनि मंगल राहु केतु जैसा कोई प्लानेट बैठा है, तो हो सकता है ऐसे जातक को अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके ही सक्सेस मिले, या बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़े। फोर्थ हाउस वो हाउस है जो मरने के समय मेरी अवस्था कैसी होगी, क्या मैं घर में मरूंगा, घर के बाहर मरूंगा, क्या मेरे मरते वक्त मेरे परिवारजन मेरे पास में होंगे नहीं होंगे, ये सब फोर्थ हाउस के एनालिसिस के साथ, डेथ के साथ फोर्थ हाउस का एनालिसिस किया जाता है। तब ये डिटेल्स में हमें समझ में आता है कि जातक के मृत्यु समय की अवस्था जातक की कैसी होगी। अब यहाँ पे बैठा हुआ मंगल सेवेंथ हाउस को देख रहा है, यानी कि मेरे मैरिज को देख रहा है, मेरे बिजनेस को देख रहा है, लाइफ पार्टनर को देख रहा है। 10th हाउस को देख रहा है, यानी कि मेरे ऑक्यूपेशन को देख रहा है, मेरे कर्मा को देख रहा है, मेरा सोशल समाज में जो मेरा स्टेटस है, प्रेस्टीज है, रेप्यूटेशन है, उसको देख रहा है। और 11th हाउस को देख रहा है, यानी कि 11th हाउस में मेरे जो डिजायर्स हैं, मेरी विश है, मेरा प्रॉफिट एंड गेन्स है, मेरे दोस्त है, मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं, उसको भी मंगल यहाँ पे चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल देख रहा है। चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल जातक के प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला, मंगल यहाँ पे जो बैठा है फोर्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल 7th हाउस ऑफ मैरिज को देख रहा है, 10th हाउस ऑफ ऑक्यूपेशन को देख रहा है, और 11th हाउस ऑफ को प्रॉफिट एंड गेन्स को देख रहा है। तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल काफी सक्षम है नुकसान करने के लिए। टोटली मेरी प्रोफेशनल लाइफ को भी बर्बाद कर सकता है, मेरी पर्सनल लाइफ को भी बर्बाद कर सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसी जगह पे ट्रांसफर करवा सकता है जहां पे मेरे वाइफ के साथ या स्पाउस को मैं लेके ना जा पाऊं, या मेरा लॉन्ग टर्म सेपरेशन दिखे, या डिवोर्स भी दिख जाए। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल मुझे मोस्टली अकेलापन या अकेले रहने, इवन आफ्टर मैरिज अकेला रहने का मुझे को आदत आदत बना दे। जिसके भी फोर्थ हाउस में मंगल बैठा है और मांगलिक योग बनता है,
हो सकता है ऐसा जातक मैरिज के बाद भी अनमैरिड के जैसा रहे, इसलिए ऐसा जातक कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं होता। दूसरा, ऐसा जातक जो भी रिलेशनशिप में या रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है तो वो उसको एक अपनी जिम्मेदारी की तरह ही निभाता है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे ज्यादा प्रेम या फिर इमोशन उतना काम नहीं करता। प्लस चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल जातक ज्यादा सीक्रेट, अपने बारे में ज्यादा सीक्रेट रखता है। चौथा और अष्टम भाव दोनों ऐसा ही है। तो हो सकता है जातक अपनी सीक्रेसी मैरिज के बाद भी रखे, और ये सीक्रेट के कारण हस्बैंड और वाइफ में या कपल के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो, मिसट्रस्ट हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, और ये छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती है, बड़ी होने में देर नहीं लगती। इसके कारण लॉन्ग टर्म सेपरेशन, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लंबे समय तक किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन ना हो। होता है ना बहुत बार केसेस में, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, वाइफ चली जाती है, वापस कभी नहीं आती, या लंबे समय तक नहीं आती, कोई कनेक्शन ही नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, और बाद में बहुत टाइम बाद डिवोर्स हो सकता है। चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल और इसका मांगलिक दोष का इफेक्ट प्रोफेशनल लाइफ में भी आता है। ऐसे जातक को बार बार हो सकता है ट्रांसफर हो, गवर्नमेंट जॉब में हो तो ट्रांसफर हो। ऐसा जातक बार बार अपना रेसिडेंस चेंज करता रहता है, कई बार कंट्रीज बदलते रहता है, सिटी बदलते रहता है। वैसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, जिसके कारण एक जगह पे कहीं पे स्थायी या सेटल नहीं हो पाता, उसके कारण भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो। एक पॉजिटिव चीज है मांगलिक दोष में, यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल जी, कि हो सकता है ऐसे जातक के प्रॉपर्टी मैटर्स में काफी, जैसा जातक लकी है, जातक को इनहेरिटेंस से भी अच्छा प्रॉपर्टी मिल सकता है। चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल प्रॉपर्टी खुद भी बहुत अच्छे से बना सकता है। चौथे टाइप का जो मांगलिक दोष बनता है वो है सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल। अब यहाँ पे बैठ ही गया मंगल, मेरे कहाँ पे बैठा, ये मैरिज के लाइफ में बैठ गया मंगल। अब तक तो मैरिज लाइफ को देख रहा था, अब तो यहाँ पे बैठ ही गया है। देखो दोनों का इफेक्ट है ना, इम्पैक्ट अलग है। कोई चोर, कोई गुंडा आपके घर से बाहर सिर्फ नजर रख रहा है तो आपको डर लगता है, लेकिन वही चोर या गुंडा, मैं ये नहीं बोल रहा मंगल गुंडा है या चोर है, लेकिन यही चोर या कोई गुंडा घर के अंदर आ जाए तो फिर खतरा खतरा है ही। तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल कहाँ पे दृष्टि डालता है, पहले वो यहाँ तो पहले तो बैठ ही गया तो खराब है, ये हाउस को इम्पैक्ट कर ही रहा है। यहाँ से बैठा हुआ मंगल अपने से चौथे, यानी कि एक दो तीन चार, टेंथ हाउस पे नजर दे रहा है। पांच छह सात एसेंडेंट यानी कि फर्स्ट हाउस पे नजर दे रहा है, और सेकेंड हाउस पे नजर दे रहा है। वहां पर फर्स्ट हाउस में क्या था, मेरे में खुद में बैठा हुआ मंगल है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस को खराब कर रहा है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप खराब कर रहा है, और हो सकता है मेरे इन लॉज के साथ मेरे रिलेशनशिप खराब करे, या वाइस वर्सा। अब यहाँ पे 110% मेरे रिलेशनशिप वाइफ के साथ खराब होंगे या फिर इन लॉज के साथ। अगर ऐसा बैठा हुआ मंगल है तो रेमेडी भी एक बता देता हूँ। सेवेंथ हाउस में अगर मंगल बैठा है और जातक शादीशुदा है, अपने इन लॉज के साथ कभी भी बिगाड़े नहीं जमता, कम बोलो, कीप आर्म्स लेंथ डिस्टेंस, लेकिन बिगाड़ना नहीं। जिस दिन बिगाड़ोगे मंगल खराब हो जाएगा, ये मंगल एक्टिवेट हो जाएगा सेवेंथ हाउस वाला। तो मांगलिक दोष जब सेवेंथ हाउस में मंगल बैठता है ये ज्यादा डैमेज करता है। ये सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ मंगल ज्यादा तोड़ फोड़ करता है। सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ मंगल ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है मैरिज के लाइफ में डिले का होना, मैरिज लाइफ में सेपरेशन होना, मैरिज लाइफ में डिवोर्सेस होना, मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा खलन पैदा करना। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल अपने आप उतना सक्षम है, ये आसानी से मैरिज लाइफ तोड़ दे या आसानी से डिवोर्स करा दे। लीना जी डिवोर्स केसेस देते हो ना, तो चेक कर लेना। सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ मंगल ये ब्रेकअप, डिवोर्स और उसके बाद होने वाले सारे ड्रामास, परिवार में, दो परिवार के बीच में, कोर्ट रूम्स में, ये ज्यादा देखने मिलता है। और ये
7th हाउस में बैठा हुआ मंगल ड्रामा के साथ साथ बहुत कुछ लेके आता है, इमोशनल टर्मोइल। नहीं जमता दो जन के बीच में, चलो कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट में या फिर आउट ऑफ कोर्ट भी इतने खराब तरीके से डिस्प्यूट करवाता है, इतने खराब तरीके से ये आर्ग्यूमेंट करवाता है। हो सकता है उस टाइम जहाँ तक फिजिकल वायलेंस में इंक्लूड हो जाए, वहां पे पुलिस के ब्लेम भी हो जाए, कोर्ट केस और अलग कोर्ट केस फाइल हो जाए, और लंबी कोर्ट कचहरी की कतार लग जाए, और ये लंबे समय तक सिलसिला चलता रहे। 7th हाउस में बैठा हुआ मंगल उतना इजी नहीं है बॉस। ये जातक के प्रोफेशनल लाइफ को भी इम्पेक्ट करता है, खास करके कोई जातक पार्टनरशिप बिजनेस में है या कोई बिजनेस में है, तो ये भी हो सकता है जातक का पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी, बिजनेस पार्टनर भी कोई चीट कर जाए इनके साथ। तो मांगलिक दोष होने के कारण यहाँ पर ऐसे जातक को अपने डीलिंग्स में, खास करके पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग्स में बहुत ध्यान रखना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। ये हो सकता है लाइफ पार्टनर या फिर बिजनेस पार्टनर, यहाँ पे सप्तम भाव में अगर जो मंगल बैठा है ना, तो जो मैंने बोला ना प्रीवियस स्लाइड में ड्रामा ये वो, तो हो सकता है जातक के ऊपर कुछ भी, जातक की पब्लिक इमेज खराब करने की पूरी कोशिश की जाए जब अपोनेंट सामने आ जाए, एज एन लाइफ पार्टनर या फिर एज एन बिजनेस पार्टनर। हो सकता है बात का बतंगड़ भी बनाया जाए, बात में कोई इतना दम नहीं था, लेकिन जातक का पूरा रेपुटेशन एट स्टेक हो जाए, एलिगेशन हो जाए, फॉल्स एलिगेशन हो जाए। देयर हैज बीन इंस्टेंसेस जहां पर मैरिज हुए हैं, अब कानून बने हैं, आई एम नॉट एनी जेंडर बायस नहीं हूं, बट कानून बने हैं, तो अब कानून को भी ये रियलाइज हो रहा है कि देयर आर सम लॉज जो लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। लीना जी यहाँ पे लॉयर है, एडवोकेट है, उनको पता है। लीना जी डिवोर्स के केसेस आते होंगे तो ऐसा चेक कर लेना 7th हाउस वाले कितने हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स बना लो वैसे। दोनों प्रैक्टिस साथ साथ में पैरेलल चलेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर आप खींचते जाओ, कितना केस खींचना है लंबे समय। मांगलिक दोष 7th हाउस में है तो जातक के स्पाउस के हेल्थ को लेके ज्यादा टेंशन हो सकता है। नेक्स्ट प्रकार का जो मांगलिक दोष जो बनता है वो है अष्टम भाव में बैठा हुआ मांगलिक दोष। अष्टम भाव जब भी आता है ना, तो 8th हाउस से मुझे एक चीज बहुत याद आती है। 8th हाउस, 12 कुंडली में कितने हाउसेज है? 12 हाउसेज, 12। हाँ मोनिका जी, 12, 12 नहीं है, 12 है, थैंक यू, मैं भूल गया, 12 बोलना चाहिए था, 12 नहीं बोलना। तो कुंडली में 12 हाउसेज हैं, जिसको हम बोलते हैं 12, हिंदी में बोलते हैं 12 भाव। अब पूरी कुंडली में आउट ऑफ दिस 12 हाउसेज अष्टम भाव जो है ना, ये ऐसा भाव है या ऐसा हाउस है जो जितना समझने जाओ उतना समझ में नहीं आता। कई बार ये मिसअंडरस्टूड हाउस है, और इस हाउस से बहुत कुछ निकल के आता है। 8th हाउस से डेथ भी देखते हैं, 8th हाउस से डेथ से मिरेकल भी देखते हैं, 8th हाउस से विल भी देखते हैं, 8th हाउस से इनहेरिटेंस भी देखते हैं, 8th हाउस से सर्जरी भी देखते हैं, 8th हाउस से हेल्थ भी देखते हैं, लंबे समय की चलेगी बीमारी। 8th हाउस से एज देखते हैं, और जब 8th हाउस से एज देखते हैं तो हाँ लंबी आयुष्य तो है, लेकिन लंबी आयुष्य किस काम की जब मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। भगवान ने मेरे नसीब में 80 साल लिखे हैं, 90 साल लिखे हैं, लेकिन 60 साल के बाद मैंने पलंग पकड़ लिए, बेड रिडन हो गया, क्या काम का वो 20 साल मेरे लिए। ये सारा चीज 8th हाउस से देख सकते। 8th हाउस को एक तरीके का श्रापित धन भी बोलते हैं। क्यों श्रापित धन बोलते हैं? क्योंकि 8th हाउस से मिलने वाला जो धन है, हो सकता है वो उस धन से हम फायदा हो जाए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी मेंटेन हो जाए, लेकिन उस धन से उतना सुख नहीं अनुभव होते। ये धन तब मिलता है या तो किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा। इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा पैसा कब मिलता है? प्योर इंश्योरेंस से पॉलिसी कब मिलती है? जब हमारे नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई, और हम इसके नॉमिनी है और हमें पैसा मिलता है। या फिर जब ये विल में कुछ हमें मिलता है या इनहेरिटेंस में मिलता है, तो जब चीज इनहेरिटेंस में मिलता है, माता पिता से पैसा प्रॉपर्टी मिलता है, और माता पिता इस दुनिया में नहीं है, हम उस घर में रहते हैं, हम खुशी से रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खलन रहता है कि माता पिता के जाने के बाद ये मिला है। प्लस 8th हाउस इज हाउस ऑफ रिसर्च, 8th हाउस इज हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 8th हाउस इज हाउस ऑफ पाताल लोक।
पाताल लोक इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें जितना गोते लगाओगे उतना नया नया आपको चीज मिलेगा। तो 8 हाउस में बैठा हुआ मंगल, मंगल दोष के ऊपर फिर से आ जाते हैं। 8 हाउस में बैठा हुआ मंगल यहाँ पे दृष्टि कहाँ कहाँ डाल रहा है? अपनी चौथी दृष्टि 11th हाउस में डाल रहा है, यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स में डाल रहा है, दोस्ती यारों में डाल रहा है। सेकेंड हाउस पे यानी कि वेल्थ और फैमिली पे डाल रहा है, वाणी पे डाल रहा है। थर्ड हाउस मेरे करेज पे डाल रहा है, मेरे साहस पे डाल रहा है, बड़े भाई बहन पे डाल रहा है, छोटे भाई बहन पे डाल रहा है। अब मांगलिक दोष बता है। 8 हाउस सिक्रेसी का हाउस है, 8 हाउस मिस्टीरियस हाउस है, 8 हाउस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का हाउस है। कोई अगर तांत्रिक विद्या में निपुण है तो हो सकता है उसका 8 हाउस जबरदस्त होगा। 8 हाउस में राहु केतु हो सकते हैं, एक 8 हाउस में शुक्र हो सकता है। ये 8 हाउस इज मोस्ट डिफिकल्ट हाउस टू अंडरस्टैंड इन हॉरोस्कोप। और यहाँ पे बैठे हुआ मंगल नेगेटिव रिजल्ट देता है। मंगल उच्च का हो, मंगल नीच का हो, दुश्मन की राशि में हो, मित्र राशि में हो, नेगेटिव रिजल्ट दो देता ही देता है। पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव ज्यादा देगा। 8 हाउस में बैठा हुआ मंगल अलग अलग प्रकार की समस्याएं देगा। समस्याएं यानी कि मोनिका जी प्रॉब्लम देगा। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देगा, खास करके जातक के खुद के एज को लेके, खुद के लाइफ को लेके। ये आर या पार वाला भाव है, ये आर या पार वाला हाउसेस है। मैं रहूं या ना रहूं, ये वाला ये 8 हाउस है। अष्टम भाव में या 8 हाउस, हाउस ऑफ व्हाट, ऑफ ऑब्स्टेकल्स ऑल्सो। और यहाँ पे हम मांगलिक दोष के बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली में नजर डाल रहे हैं, फैमिली में सेट होने की बात कर रहे हैं। तो 8 हाउस में बैठा हुआ मंगल डेफिनेटली डिले इन मैरिज कराएगा। और 8 हाउस में बैठा हुआ मंगल ज्यादा डेंजरस इसलिए कि ये ज्यादा लंबे समय तक डिले करा सकता है। कुछ केसेस में जातक एक ऐसे टाइम पे आ जाता है कि अब शादी ही नहीं करनी, या तो एज निकल गई, अब शादी करके क्या करें, या शादी में इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल क्या देख रहा है? 11th हाउस को भी देख रहा है। 11th हाउस इज और व्हाट, डिजायर्स, विश फुलफिलमेंट। अब विश फुलफिलमेंट ही नहीं रही, विश विश ही नहीं रही, तो क्या फुलफिलमेंट रही? लंबे समय तक का ये परेशान करने वाला मंगल ग्रह है, जो यहाँ पे बैठा हुआ परेशान, बैठा हुआ मंगल ज्यादा परेशान करेगा। अब ये भी हो सकता है कि किसी की अगर शादी हो जाए और यहाँ पे मांगलिक दोष इस तरह से अपना रोल प्ले करे, हो सकता है जातक के ऐसे व्यक्ति के साथ शादी हो जाए जिसका ऑलरेडी, जिसके पास कोई क्रॉनिक इलनेस पहले से चल रही हो। 8 हाउस क्रॉनिक इलनेस का हाउस है, जो उस टाइम पे नहीं बताया गया हो, शादी से पहले नहीं बता। 8 हाउस सिक्रेसी वाला हाउस। या फिर शादी के बाद स्पाउस को क्रॉनिक इलनेस हो जाए, जो कुछ केसेस में फेटल यानी कि जानलेवा हो जाए। कई बार ये ऐसा सिक्रेसी रखा हुआ, यानी कि पहले से कोई बीमारी थी हस्बैंड या वाइफ में किसी को भी, लेकिन शादी के वक्त नहीं बताया, बाद में पता चला। दिस कैन ऑल्सो लीड टू डिस्प्यूट्स बिटवीन द फैमिलीज। दिस कैन ऑल्सो लीड टू डिस्प्यूट बिटवीन दी बोथ द पार्टनर्स एंड सेपरेशन एज वेल। ऐसे भी केस बनते हैं, खास करके इम्पोर्टेंसी वाले केसेस में। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर अष्टम भाव में किसी का मंगल है, उनकी शादी ऐसे कोई व्यक्ति से हो जाए, या फिर खुद जातक का कैरेक्टर उतना अच्छा नहीं हो, ऐसा जातक हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर अपनी सेक्सुअल डिजायर को अनकंट्रोल रखें और शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखें, जिसका एक बड़ा कारण होता है आज के डेट में एग्जिस्टिंग शादी या एग्जिस्टिंग परिवार का टूटना। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल सेकंड हाउस को देख रहा है, तो जातक के स्पीच को एब्यूसिव बना सकता है, हार्श बना सकता है। और ये स्पीच एंड एब्यूसिव लैंग्वेज भी जातक के आज कौन सहन करके लेता है? कोई नहीं। फिजिकल वायलेंस कौन क्यों सहन करना है? तो ये भी सेपरेशन दे सकता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल और मांगलिक दोष मैक्सिमम केसेस में
यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर एक चांस बनता है। यहाँ पर जब मंगल बैठता है तो बहुत केयरफुल अपना शादी का, किसी के भी जातक का शादी का डिसीजन लेना है तो बहुत शांति सोच समझ के लेना है। बस ये हो सकता है जातक को, या स्त्री जातक को विधवा, या फीमेल मेल नेटिव को विधुर बना सकता है, विडोहुड दे सकता है, डेथ ऑफ स्पाउस। अब डेथ ऑफ स्पाउस फॉर व्हाट रीजन? फेटल डिजीज, एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट इवेंट, सडनली कुछ हो जाना स्पाउस के साथ। शादी हो गई, कहीं घूमने चले, कार एक्सीडेंट हो गया, मैं बच गया, स्पाउस की डेथ हो गई, या स्पाउस बच गई, मेरा डेथ हो गया। अब ये मेरी कुंडली में भी हो सकता है, स्पाउस की कुंडली में भी। 8 हाउस में बैठा हुआ मंगल हो सकता है जातक को अपना जो भी पैसा जमा किया है वो पैसा या तो स्पाउस के हेल्थ के पीछे जाए, या फिर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के पीछे ज्यादा खर्चा हो जाए, और जिसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, और फाइनेंशियल क्राइसिस से भी सेपरेशन हो सकता है। 8 हाउस में बैठा हुआ मंगल, ये भी हो सकता है जातक का, अब जिसके भी 8 हाउस में है मंगल, तो ये अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर लेना, लेकिन 8 हाउस में बैठा हुआ मंगल हो सकता है जातक खुद या जातक के स्पाउस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, या क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो, क्योंकि ये 8 हाउस ना सिक्रेसी वाला हाउस है। यहाँ पर अगर शनि बैठ जाए, यहाँ पे अगर मंगल बैठ जाए, राहु बैठ जाए, राहु 8 हाउस सुपर डेंजरस है सिक्रेसी में। ऐसा ज्यादा कुछ ना कुछ सीक्रेट रखेगा ही अपने लाइफ में, कभी ना कभी तो रखेगा। सीक्रेट इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू सम अफेयर्स और समथिंग। हो सकता है कहीं पे धन छुपा के रखा हो, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मोनिका जी की अगर कुंडली अगर हम एग्जाम्पल ले लें, मोनिका जी का नाम लेता हूँ, उनके कुंडली में अष्टम भाव में राहु बैठा है या मंगल बैठा है, इतना हाई लेवल का सीक्रेसी है, पैसा कहाँ रखा है खुद को मालूम नहीं है, स्विस अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर करके रखा है। ये भी हो सकता है, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और ये हाँ सभी को फॉलो करना चाहिए अगर कर सके तो। अगर इस प्रकार का मांगलिक दोष बनता है, यानी कि 8 हाउस में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे जातक को शादी के मामले में सोच समझ के विचार करें। ऐसे जातक को अपना हॉरोस्कोप मैच करके ही शादी करना है, और रेमेडी इज कंपलसरी। बाकी में करो ना करो, इट इज योर विश, या फिर हमारे क्लाइंट की विश, हम तो रिकमेंड करेंगे, बट 8 हाउस में करना ही पड़ेगा बॉस, अदरवाइज 8 हाउस परेशान कर जाएगा। 8 हाउस लाइफ का पूरा स्वर्ग से नर्क बना सकता है। आखिरी प्रकार का जो मंगल दोष है वो है 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल। और 12वें बैठा हुआ मंगल कहाँ कहाँ दृष्टि देता है? 3rd हाउस, भाई बहन की तरफ। 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु की तरफ। अब रोग ऋण शत्रु यानी कि डेट्स, इलनेस एंड एनिमीज, मोनिका जी, एक्सक्लूसिवली फॉर यू। और 7th हाउस, 7th हाउस इज हाउस ऑफ बिजनेस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, माई ओपन एनिमीज इन माई लाइफ। 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल जातक की लाइफ में, मैरिड लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम देता है, लेकिन यहाँ पर भी उतने लेवल के प्रॉब्लम नहीं देता जहां पे एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, डिवोर्स हो जाए, या डेथ ऑफ स्पाउस हो जाए। ये एक आप बोल सकते हो 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल कम इफेक्ट या कम डैमेज करने वाला मंगल। 12वें बैठा हुआ मंगल कभी भी शादी के मामले में यूजुअली डिले नहीं देगा। अदरवाइज अगर कोई दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व है, जैसे शनि महाराज देख रहे हैं 7th हाउस को, या 7th हाउस में बैठ ही गए हैं, या 2nd हाउस में बैठ गए हैं, या 5th हाउस में बैठे हैं, जिस शनि महाराज की दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है, तो हो सकता है। बट 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल शादी मामले में डिले नहीं करेगा। हो सकता है 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल जातक को एक प्रॉपर टाइम पे शादी करा दे। 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल जातक के मैरिड लाइफ में कुछ सिनारियोज में, कुछ पर्टिकुलर फील्ड को लेके ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करता है। अब 12th हाउस क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 12th हाउस इज माई स्लीप, नींद। 12th हाउस इज माई बेडरूम और बेड प्लेजर। 12th हाउस इज माई सेक्सुअल रिलेशनशिप,
ट्वेल्थ हाउस इज फॉरेन जर्नी, ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, ट्वेल्थ हाउस जेल, ट्वेल्थ हाउस इज लॉस, एक्सपेंडिचर, एंड ट्वेल्थ हाउस इज माई ओन एग्जिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। एक सिंपल वे में मैंने ट्वेल्थ हाउस का पूरा सिग्निफिकेशन बता दिया। अब यहाँ पर बैठा हुआ मंगल, खास करके हम मंगलिक दोष शारीरिक लाइफ में अगर बात करें, तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल हो सकता है नींद खराब करे, जहां तक कि सेक्सुअल डिजायर्स को खराब करे, या मंगल क्या है, देखो हम लोग हमेशा विनस को ब्लेम कर देते हैं सेक्सुअल डिजायर। यस, विनस से आती है सेक्सुअल एंड सेंसुअलिटी, बट इस डिजायर को जब तेज हवा मिलती है वो मंगल से मिलती है। जो एग्रेशन मिलता है वो मंगल देता है। अब याद आया तो एक चीज बोलता हूँ, जब वीनस से सेक्सुअल डिजायर की जब बात करते हैं, किसी के कैरेक्टर के ऊपर जब बात करते हैं, वीनस देख लेते हैं, लेकिन वीनस के ऊपर अगर इसी सेक्सुअल डिजायर के ऊपर अगर शनि की दृष्टि है, वो सेक्सुअल डिजायर वहां पे कट हो गए। गुरु की दृष्टि है तो सेक्सुअल डिजायर ऑल्दो मंगल के कारण है या वीनस, सॉरी, वीनस के कारण है, वो सेक्सुअल, गुरु की दृष्टि है तो वो सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल्ड वे में रहेगी। और अगर मंगल की डिजायर है तो मंगल का उत्तेजना, मंगल का एग्रेशन अनकंट्रोल्ड वे में होगा। और ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल शादीशुदा जिंदगी में इसी प्रकार के, इसी एंगल से ज्यादा खलन पैदा करता है। दो कपल के बीच में या तो कंपेटिबिलिटी, फिजिकल कंपेटिबिलिटी ना ही हो, या फिर किसी एक की ओवर डिजायर के कारण भी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये मंगल दोष जब ट्वेल्थ हाउस में बनता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आता है, खास करके प्रोफेशनल लाइफ में भी लेके आता है। क्यों? मंगल ट्वेल्थ हाउस में बैठा है, ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल फॉरेन में, फॉरेन तो चला गया मैं, अच्छी बात, लेकिन मैं अपने परिवार से दूर हूँ, वाइफ से दूर हूँ, बच्चों से दूर हूँ, लंबे समय से दूर हूँ, तो हो सकता है कि हमारे जैसे अगर मान के चलो कोई एक मेल नेटिव है, ट्वेल्थ हाउस में मंगल है, वो प्रोफेशनल लाइफ के कारण दूर है, वाइफ यहाँ पर है, लंबे समय तक कोई कनेक्शन नहीं है, तो हो सकता है देयर हैव बीन केसेस वाइफ का कोई अफेयर हो गया हो, या फिर अब उतना इमोशनल टेंडम नहीं रहा हो, तो ऐसे ही जी रहे जैसे डिवोर्स हो गया है, बस नाम का शादी है। और यहाँ पर अगर मंगल दोष, अगर सेपरेशन होता है तो छोटे मोटे कारण किसी न किसी एक रीजन के कारण हो जाता है, छोटे मोटे रीजन के कारण। बेसिकली ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल यहाँ पर भी अष्टम की तरह स्पाउस के हेल्थ को लेके ज्यादा टेंशन देता है। हो सकता है जातक का पैसा स्पाउस स्पाउस के हेल्थ के पीछे ज्यादा खर्चा हो जाए। और यहाँ पर एक चीज हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ में, जैसे मैंने प्रीवियस लाइफ में बोला, 12,000 में यूजुअली डेथ या डिवोर्स उतना मेजर केसेस में नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना, हस्बैंड एंड वाइफ शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ध्यान से सुनना, सडनली एक बार डिसाइड कर लिया चलो आज मूवी देखने चले, दोनों ने डिसाइड किया हाँ ये पर्टिकुलर मूवी देखनी है, थिएटर में चले तो गए, पॉपकॉर्न लिया नहीं लिया, ये इशू पे भी बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट, सडन एक्सप्लोजन हो सकता है। ट्वेल्थ हाउस, this type of manglik dosh can cause any sort of arguments, any sort of disputes, शांति के वातावरण में भी ये एक्सप्लोजन कर सकता है। ट्वेल्थ हाउस में ये देखा गया है, खास करके ये ऐसा भी देखा गया है, ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल शादीशुदा जिंदगी में जब झगड़े होते हैं, बहुत समय से सुन के ले रहे हैं, बहुत समय से, सडनली वो बबल बस्ट होना है, तो 10 साल पहले अगर किसी ने कोई गुनाह किया था, हस्बैंड ने किया हो या वाइफ ने किया हो, वो भी चीज यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। जैसे वाइफ करती है, स्पाउस करती है, अभी मैं तो मेल नेटिव हूँ इसलिए मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगा, भले मंगल ट्वेल्थ हाउस में है नहीं, बट होता है ना जब झगड़ा होता है तो वाइफ के पास तो वो हथियार हो जाता है। भले शादी को 20 साल हो गए, तुम भी जब मुझे घुमाने वहां लेके गए थे मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाया, खत्म बात। अब वो यहाँ पे याद करने की जरूरत क्या थी? ये भी डिस्प्यूट्स में ये सारा चीज आ सकता है, शांति के वातावरण में भी बड़ा डिस्प्यूट्स हो सकता है। अब मंगल दोष के बारे में तो जान लिया, अब रेमेडीज फटाफट देखते हैं। रेमेडीज भी तो है जरूरी, दोष है, भगवान ने कुछ डिफेक्ट दिया है तो वो उसका कुछ सॉल्यूशन भी दिया है। तो कुछ पॉइंट पहले नोट करना चाहिए, अगर मांगलिक दोष की कुंडली अगर आप एनालिसिस करते हो तो कुछ पॉइंट को नोट करके रखो। जब आप खास करके
मैच मेकिंग करते हो और आपको दिखता है मंगलिक दोष दोनों में। अब मंगलिक दोष कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैच मेकिंग का कंसेप्ट बता रहा हूं। हमारा एक पॉइंट है कि अगर मांगलिक दोष का, या फिर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति के बीच में शादी करनी है और दोनों को ही मांगलिक है, तो शादी कर सकते हैं। लेकिन मैच मेकिंग में, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा है, मैच मेकिंग में वो मैच नहीं लेना जहां पर किसी एक का मंगल सप्तम भाव में है और दूसरे का मंगल अष्टम भाव में है। तोड़ फोड़ कर देगा ये जिंदगी में। और इसमें रेमेडी बहुत काम कर, बहुत कंटिन्यूस रेमेडी करना पड़ेगा। यहां पर मैं इतना बोल सकता हूँ, नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी ही जाएगी। कोई एक मौका ढूंढ लेगा शादी को तोड़ने का। अगर किसी के मैच मेकिंग करते वक्त किसी के मंगल, यानी कि मान के चलो लड़के का मंगल 4th हाउस में मांगलिक कुंडली, यस, लड़की का भी मंगल 4th हाउस में है मांगलिक कुंडली, यस, और इन दोनों का शादी कर दिया, तो यहाँ पर मंगल का दोष का इंटेंसिटी दोनों के लिए बढ़ जाए। दोनों का ही 4th हाउस है, दोनों का ही डोमेस्टिक हैप्पीनेस है। अब चलो 4th हाउस नहीं, 7th हाउस, दोनों का ही 7th हाउस में है, दोनों के ही 1st हाउस में है, दोनों उग्र, दोनों कैसे क्लैश हो, कितना क्लैश होगा। तो ये दो चीज मैच मेकिंग में ध्यान रखना। दूसरा, कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहता है अगर मंगल मेष लग्न में, एरिस एसेंडेंट में मंगल धनु राशि का है, सॉरी, मंगल मेष में, मेष लग्न में वहीं पे बैठा हुआ है, खुद की राशि में बैठा हुआ है, एक नंबर 1 पॉइंट। या फिर मंगल धनु राशि का है, या मंगल वृश्चिक राशि में 4th हाउस में है, या मंगल 7th हाउस में वृषभ राशि में है, या मंगल कुंभ राशि में 8th हाउस में है, मंगल दोष कैंसिल हो जाता है जातक की कुंडली, खुद की कुंडली के अनुसार। एक तो मंगल अगर मेष लग्न है और उसी में लग्न में मंगल बैठ गया है 1st हाउस में, खुद की राशि में, उच्च का है, सॉरी खुद की राशि का, उच्च का नहीं, खुद की राशि का है। दूसरा, किसी कुंडली में मंगल दोष 12वें, मंगल 12वें बैठा लेकिन वहां पे धनु राशि है। किसी कुंडली में मंगल मकर राशि में, सॉरी वृश्चिक राशि में 4th हाउस में है, वृषभ राशि में 7th हाउस में है, और अष्टम भाव में मंगल का होना लेकिन कुंभ राशि में है, तो मंगल मांगलिक दोष नहीं होता, ऐसे कुछ हमारे स्कॉलर्स में बताया गया है। वहां पे जातक की खुद की कुंडली से मंगल दोष का कैंसिलेशन हो गया। एक और है मैच मेकिंग में, जब हम मांगलिक दोष को एनालिसिस करते हैं तो सामने वाले पात्र का या तो मंगल वहां पर वैसा होना चाहिए, कहाँ पे, 1 4, 1 2 4 7 8 12 में सामने वाले का भी वैसा होना चाहिए, या फिर मंगल नहीं है तो शनि होना चाहिए 1 4 7 8 12, 2nd हाउस में, यहाँ पे मैं गिन नहीं रहा हूँ। सरला जी, मैं लास्ट में क्वेश्चन लेता हूँ, डोंट वरी। आपने मैसेज किया था बट मैं लास्ट में क्वेश्चन लेता हूँ। तो अगर शनि का, ये लॉजिक आप लोग को पता है क्या, शनि क्यों सामने लेते हैं? मंगल है बड़बड़ 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 करने वाला प्लानेट, जोश में रहने वाला प्लानेट, बर्स्ट होने वाला प्लानेट, इनटॉलरेंट प्लानेट, और सामने शनि है टॉलरेंट प्लानेट, शांत रहने वाला प्लानेट। तो अगर दो लोग में झगड़ा होता है, कोई एक जन शांत होता है, तो वो गाड़ी कैसे चलेगी, बराबर चलेगी। या किसी भी कुंडली में मांगलिक दोष हो रहा है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो उस मांगलिक दोष निकलता नहीं है, उस मांगलिक दोष को, उस मांगलिक दोष का इंपैक्ट कम करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बिफोर रेमेडीज, जब भी आप कुंडली का एनालिसिस करते हो तो ये पॉइंट ज्यादा ध्यान से देखना। अब रेमेडीज की बात कर, किसी भी प्रकार की मांगलिक या मंगल दोष की पूजा करते हैं तो इतना एंश्योर करना उस पूजा में मंगल के मंत्र जो है उसको सही तरीके से चैंटिंग किए जाए, ताकि मंगल का जो स्ट्रेंथ है, मांगलिक दोष का जो स्ट्रेंथ है, उसको कम किया जाए। उसके दोष का, मंगल का खुद का स्ट्रेंथ नहीं, बस उस दोष का कम।
मंगल की सबसे मांगलिक दोष की सबसे बड़ी रेमेडी है वो है मांगलिक दोष निवारण पूजा, जहां पर वेदों में बोले गए मंगल के मंत्र का चैंटिंग होता है। मंगल दोष की पूजा कर ली और सब खत्म, ऐसा नहीं भी होगा। मंगल दोष की पूजा कर ली तो मैरिज के बाद जातक खुद दोनों मंगल का यंत्र रख सकते हैं और उस यंत्र की पूजा कर सकते हैं। अगर मैरिज हो गया है मांगलिक और बाद में पता चला हम दोनों में से किसी एक की कुंडली मांगलिक है, सुंदरकांड का पाठ करो, रेगुलरली करो। किसी लड़की की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो मंगला गौरी, खास करके जो महाराष्ट्र में है उनको पता होगा, मंगला गौरी या फिर वट सावित्री पूर्णिमा के दिन पाठ करें। मंगल का मंत्र 10,000 बार किया जाता है, प्लस उसकी शांति पूजा विथ हवन। यानी कि मंगल का जो मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः या फिर ओम क्राम क्रीम क्रूम सह भौमाय नमः, उस मंत्र जाप को 10,000 बार किया जाए, प्लस उसकी शांति पूजा के लिए उसका हवन 1/10 हवन प्लस 1/10 क्षमा याचना और डोनेशन किया जाए। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी रेगुलरली चैंटिंग करने से मंगल दोष को स्पेसिफाई किया जा सकता है। मंगलवार के दिन उपवास रखे, और ये उपवास 28 ट्यूजडेज को रखे। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, मेल नेटिव का ठीक है, फीमेल नेटिव को क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये 28 ट्यूजडेज में से अगर हम कोई फीमेल नेटिव अपने पीरियड्स में है तो फास्टिंग करें या ना करें? फास्टिंग कर सकते हैं, मंत्र जाप उंगलियों पे करें, या जो भी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं वो मानसिक पूजा करें, फास्टिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है वो रेमेडी कौन सी करे जहां पर एक जन मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, लव मैरिज वाले केसेस हैं या फिर जब सामने वाला नहीं मानता वैसे केसेस हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो गट विवाह या फिर कुंभ विवाह जिसको बोलते हैं। लड़की के केसेस में यूजुअली गट विवाह यानी कुंभ से, माटी के घड़े से लड़की का विवाह किया जाता है और बाद में उस घड़े को तोड़ा जाता है। लड़के के केस में अर्क विवाह किया जाता है, या फिर बनाना जो केले का पत्ता है या केले के पेड़ से शादी किया जाता है बिफोर मैरिज, और वो केले के पेड़ को बाद में थोड़ा सा कट कर देते हैं। एल्स व्हाट यू कैन डू, अगर एक जन मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है, नवग्रह शांति कर लो। दोनों की कुंडली के गुरु मंगल और शुक्र, उनके पोजीशन के आधार पर मंत्र और उस मंत्र के साथ हवन करा लो। मांगलिक दोष की सबसे बड़ी पूजा होती है मंगल भात पूजा, यानी कि मंगल राइस पूजा। एक चावल को उस तरह से पकाया जाता है, बाद में उसको शिवलिंग की तरह बनाया जाता है और उसके ऊपर पूजा की जाती है। उसके ऊपर मंगल के मंत्र, भगवान शिव शंकर के मंत्र सारे चंड किए जाते हैं। अदर रेमेडीज फॉर मांगलिक दोष, गणपति भगवान जी को रेगुलरली आराधना करो, लाल फूल चढ़ाओ, गुड़ चढ़ाओ। मांगलिक दोष पूजा निवारण पूजा या फिर हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी टेम्पल जाया करो। शादी के बाद अगर सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते तो हनुमान जी की आराधना करो शादी के बाद। आपने अगर रेमेडी कर भी ली है और शादी में फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी रेगुलरली हनुमान जी की पूजा करो, मांगलिक दोष का पैसिफिकेशन होते ही जाएगा। दूसरी रेमेडी, लाल मिर्च का डोनेशन कर सकते हो, गुड़ का डोनेशन कर सकते हो, लाल कलर के कपड़ों का डोनेशन कर सकते हो, लाल मिठाई का डोनेशन कर सकते हो, लाल दाल का डोनेशन कर सकते हो, मद हनी का डोनेशन आप कर सकते हो। रेगुलरली गायत्री मंत्र चैंटिंग करोगे तो भी मांगलिक दोष का इफेक्ट कम होगा। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल अबाउट मांगलिक दोष और उसके रेमेडीज। अब जो थोड़ा सा बात कर लेते, जो हमारा कोर्स आ रहा है, देन आई विल टेक द डाउट। जो हमारा कोर्स आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात है। ये हमारा जो कोर्स है वो सर्टिफाइड कोर्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी, प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रहेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे, पहले तो हम बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सीखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्या हम ये कोर्स करेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे? पहले कंटेंट समझ लो, हम कोर्स में क्या क्या देखने वाले हैं। सीधा प्रिडिक्शन के ऊपर जंप मत करो, प्रिडिक्शन एक आर्ट है, वो अपने आप आता है, बट कोर्स कंटेंट पहले समझ लो। यस, इतना मैं बोल सकता हूँ, ये कोर्स के बाद आपके सामने अगर कोई कुंडली आई और कोई सवाल आया तो आप एटलीस्ट उतना रिलेट तो कर ही लोगे कि कौन से हाउस से देखना है, कौन से प्लानिट से देखना है और कैसे उसको जज करना है। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिडिक्शन।
इस कोर्स में हम लोग क्या देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी क्या है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइकोलॉजी है, कर्मा का थियरी एस्ट्रोलॉजी में कैसे रिलेट हुआ जाता है वो देखेंगे। अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ तो रहे, लेकिन हमारे में क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैसा होता है, क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज है एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की। प्लस अलग अलग प्रकार की कुंडली को देखेंगे। हो सकता है आप, हम लोग मैक्सिमम लोग आप हो सकते हैं नॉर्थ इंडिया से हो, दिल्ली से हो, मध्य प्रदेश से है, कुछ लोग साउथ इंडिया में है, लेकिन अगर हो सकता है कोई क्लाइंट आपका साउथ इंडिया से आ जाए और वहां पे वहां की कुंडली आपको दिखा दी, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कुंडली रीड कैसे करनी है। तो नॉर्थ इंडियन कुंडली, साउथ इंडियन कुंडली, ईस्ट इंडिया कुंडली यानी कि बंगाल की कुंडली या हाउस, उसमें कैसे देखना है, हाउस कैसे देखे जाते हैं वो देखेंगे। सुदर्शन कुंडली, सर्कुलर कुंडली जिसको बोलते हैं, वो हम देखेंगे। 12 भाव और उनके सिग्निफिकेशन देखेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण, हमारी कुंडली के अंदर एस्ट्रोलॉजी में एक चीज बोला जाता है कि आपको हर वो क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, बस ढूंढना आना चाहिए। तो ये त्रिकोण जो है, 4 त्रिकोण यानी कि 4 3 12, 12 हाउसेस, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर कुंडली में जो अलग अलग हाउसेस हैं, केंद्र यानी कि सेंटर हाउसेस, जो जातक के बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ एरियाज को दर्शाते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस हमने अभी बोला, फर्स्ट हाउस मैं खुद, फोर्थ हाउस मेरी डोमेस्टिक हैप्पीनेस, सेवेंथ हाउस मेरा मैरिज, त्रिकोण हाउस 159, अपचय हाउस, पनफर हाउस, जो जातक के अलग अलग पोजीशन में जातक कैसा रिएक्ट करेगा। आयुष्य वाले हाउसेस, मारक बाधक हाउसेस, हमेशा जरूरी कि प्लानिट कोई अच्छा हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन यही प्लानिट, अच्छा प्लानिट अगर मारक है या बाधक है तो कैसे जाने। तो अगर मारक है, एज द नेम से मारक यानी कि ये दंड देगा, मारेगा, परेशान करेगा, और बाधक यानी कि ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा। तो दोनों में से कौन कितना पावरफुल हो सकता है। मारक प्लानिट, एक से भी अभी बता देता हूँ, मारक प्लानिट वो प्लानिट है जो उसकी दशा अंतर दशा में मुझे मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देके जाएगा। बाधक वो प्लानिट है जो मुझे लाइफ टाइम मुझे ऑब्स्टेकल देते जाएगा। तो ये प्लानिट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे ये देखे जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं, इसका निवारण क्या करना है, ये हम देखेंगे। फिर हम, बहुत बड़ा चीज है यहाँ पर इस कोर्स का, ये जो एक यूएसपी मैं बोलूंगा, हम 12 एसेंडेंट को, 12 राशि है, 12 एसेंडेंट को यानी कि ब्लैंक चार्ट को, उसके अंदर कोई प्लानिट न डालते हुए, यानी कि ब्लैंक कुंडली से प्रिडिक्शन कैसे करना है। आपको सिर्फ एसेंडेंट देखना है और आपको थोड़ा बहुत रफ फिगर आ जाएगा, बाद में प्लैनेट्स को जो जो हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स को वहां पे डालते जाओ। तो फलादेश तो 12 एसेंडेंट ये डिटेल में जाएगा, एक ब्लैंक हॉरोस्कोप के द्वारा, एक छोटा सा फॉर्मूला के द्वारा, हम वो डिटेल्स में देखेंगे। फिर बाद में अध्याय के ऊपर आएंगे, ग्रहशील अध्याय। ग्रहशील अध्याय यानी कि प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स का नेचर कैसा है, प्लैनेट्स का एलिमेंट कैसा है, प्लैनेट्स अपने आपस में कैसे रिलेशनशिप बनते हैं। हम सभी की कुंडली में सूर्य और शनि दुश्मनी रहेंगे, लेकिन हो सकता है मेरी कुंडली में टेम्पररी फ्रेंडशिप और फाइव फोल्ड फ्रेंडशिप के द्वारा मेरी कुंडली में सूर्य और शनि और डेंजर दुश्मन या फिर अति मित्री हो, अति मित्र हो जाए। तो जब दशा अंतरदशा की एनालिसिस करते हैं, जब किसी प्लानिट की दशा चलती है और उनकी अंतरदशा चलती है, तब फाइव फोल्ड फ्रेंडशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, नेचुरल फ्रेंडशिप को उतना नहीं। तो ये हम देखेंगे। प्लानिट अपने कौन से राशि में एक्सॉल्टेड है, डेबिलेटेड है, मूल त्रिकोण के हैं, प्लानिट की दृष्टि कैसी है। जैसे आज हमने मंगल की देखी 4 7 8, वैसे हर एक प्लानिट अपनी दृष्टि, उसका इंपैक्ट क्या है, कैसे पड़ सकता है, वो हम देखेंगे। फिर ग्रहशील अध्याय के बाद आगे हम बढ़ेंगे राशिशील अध्याय यानी कि जोडिएक साइन के बारे में। जोडिएक साइन का एलिमेंट क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, विषम राशि शुभ राशि क्या है, कौन सी राशि स्थिर है, कौन सी राशि द्विस्वभाव की है, कौन सी राशि चर राशि की है, कौन सी राशि अपने पीठ के बल उदय होती है, कौन सी राशि अपने सिर के बल उदय होती है। राशियों का भी अपना अपना डायरेक्शन है, तो वास्तु भी थोड़ा सा इसमें इंक्लूड हो जाता है। कई बार बहुत लोग कुंडली से वास्तु बता देते हैं, तो यही राशि के, वो जो लोग कुंडली से वास्तु बताते हैं वो क्या करते हैं, राशि को यूज करते हैं। मेरा वॉइस आ रहा है ना सभी को, मुझे मेरा इको हो रहा था इससे, रुक गया था। राशि का मूवमेंट कैसा है, और ये राशि
डायरेक्शन के साथ साथ राशि का कौन कौन अपने हमारे शरीर पे राशि का कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पे इंपॉर्टेंस है, इन्फ्लुएंस है, ये हम देखेंगे। फिर जाएंगे हम नक्षत्रशील अध्याय पे और इसको डिटेल्स में हम देखेंगे, कैसा नक्षत्र, किसका नक्षत्र कितना होता है, कैसा नक्षत्र है, फेरोशियस है, इसको हम देखेंगे। फिर बाद में इन सारों का समन्वय करके योगशील अध्याय में जाएंगे, जो हमें बताता है कि मेरे कुंडली में कैसे योग बन रहे हैं, चंद्र से होने वाले योग, सूर्य से होने वाले योग, पावरफुल योग, वेसी योग, उभयचरी योग, सुनफा अनफा केमद्रुम गज केसरी, पंच महापुरुष योग, हमने कुछ दिन पहले पंच महापुरुष योग की भी हमने सेशन लिया था हमने। पंच महापुरुष योग, रुचक योग, भद्रा योग, हंस योग, शशक योग, शाश योग या फिर मालव्य योग, राजयोग, कल ही हमने राजयोग के ऊपर हमने बात की थी, इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। फिर बाद में ये समझने के बाद कुछ दोष को भी देखेंगे, केंद्रपति दोष लगते हैं, वो कौन से सिनारियों में, जन्म के कौन से दोष हैं, जैसे गंडांत नक्षत्र गंडांत राशि हो गई, पितृदोष, ग्रहण दोष, यानी कि सूर्य का राहु या केतु के साथ होना, गुरु का राहु या केतु के साथ होना, चंडाल योग। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स हम कैलकुलेशन करेंगे, जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स आना चाहिए, बट एटलीस्ट सॉफ्टवेयर के दिनों में भी हमें एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि मेरा ये कैलकुलेशन आता कैसे है। तो कुछ छोटा मोटा पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स भी लूंगा मैं यहाँ पर। ये सारा होने के बाद दिस इज ऑल ऑफ पार्ट ऑफ समवॉट बेसिक्स एंड ऑल, ये तो समझ में आ गया राशि क्या बोलता है, भाव क्या बोलता है, ये रिजल्ट कब मिलेगा। और यहाँ पर ही डामाडोल सिचुएशन हो जाती है, यहाँ तक आते आते पाव में छाले पड़ जाते हैं कई। तो हम वो भी देखेंगे, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। मैंने जब बोला पाव में छाले आते हैं, यानी कि बहुत बार हम लोग यहाँ पे आ जाते छोड़ देते हैं, या फिर कुछ लोग मैंने मेरे साथ जो लोग पढ़ते थे मैंने देखा है, यहाँ तक पढ़ते पढ़ते ना अपने आप को प्रोक्लेम कर लेते थे मैं बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर। ये जान तो सब कुछ लिया, लेकिन रिजल्ट कब मिलेगा, कब मिलना चाहिए। तो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स को देखेंगे, हर एक प्लैनेट का ट्रांजिट हर एक कुंडली के हिसाब से कैसे इम्पैक्ट करता है। यही ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट 7.5 लाता है, शनि की ढैया लाता है। यही ट्रांजिट वक्री करवा देता है, यही वक्री का मूवमेंट जब आता है तो वक्री प्लैनेट कैसे रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। एक वो कुंडली है जो मेरे बर्थ के टाइम फिक्स हो गई, अब ये कुंडली आ रही है जो मुझे बता रही है कि मुझे अच्छा बुरा रिजल्ट कब मिलेगा। तो ये ट्रांजिट से पता चलता है, दशा अंतर दशा से। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कल भी जो लोग थे उनको पता है, मैंने कल बोला था ये चीज, ट्रांजिट और दशा अंतर दशा को मैं जोमेटो और स्विगी बोलता हूँ। बिकॉज मेरे जन्म से तो लिख दिया था लव मैरिज करेगा, लेकिन लव मैरिज क्या दूसरे दिन किया, जब 2 दिन का बच्चा था तब। जब 25 साल का होऊंगा, 30 साल का होऊंगा, अब वो पीरियड आएगा, वो ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट जब होगा, वो दशा अंतरदशा होगी, जो भी ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस योग लिखे हैं मेरे कुंडली में वो कब होंगे, फलीभूत कब होंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कब होगा, दैट डिपेंड्स ऑन ट्रांजिट ऑफ इवेंट्स, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट, सॉरी। फिर मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप की हम देखेंगे, मंगल दोष आज जैसे देखा था उसको और डिटेल में देखेंगे, उसकी रेमेडीज को देखेंगे, अष्टकूट सिस्टम को। यहाँ पर एक चीज मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, हम लोग 8 प्रकार के जो गुण मिलाते हैं ना, तो डोंट ओनली गो बाय गुण। कई बार मैरिजेस 36 गुण मिलते हैं तो भी नहीं चलती, और कई बार मैरिज में 17-16 गुण मिलते हैं तो भी मैरिज लंबे समय तक चलती है। तो हम अष्टकूट सिस्टम के साथ साथ कुछ हॉरोस्कोप मैचिंग के कुछ रूल्स को, सूत्रास को समझेंगे। प्लस एक जातक की कुंडली में से, बर्थ कुंडली में से ही 16 प्रकार की कुंडली बनती है, उसमें से कुछ कुंडलियों को हम षोडशवर कुंडली जिसको बोलते हैं वो हम समझेंगे। जैसे मुझे मेरे शादी से हैप्पीनेस है, प्रोफेशनल लाइफ में हैप्पीनेस है, नवमान चार्ट देखना है, चौदहवांश चार्ट देखना है, सप्तमांश चार्ट देखना है, एजुकेशन देखना है, चतुर्विशांश चार्ट देखना है, D24 पावर पोजीशन मुझे चाहिए, D10 चार्ट देखना है। तो ये चार्ट बनते कैसे हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से बनते हैं, डिग्री बेस पे बनते हैं। आजकल सॉफ्टवेयर तो फटाफट मिल जाते हैं, लेकिन बनते कैसे हैं, पहले तो बेसिक हम वो समझेंगे। अब बना लिया तो ये चार्ट का इम्पैक्ट करना, कैसे इसको रीड करना है,
तो नॉट ओनली हम ये कोर्स में बेसिक बर्थ चार्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, हम इस कोर्स में सपोर्टिंग चार्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि कैसे इसको रीड करना है। एटलीस्ट आपको उतना रीड करना आ गया, अगर जरूरत पड़ी इस चार्ट को देखने के लिए तो आप रीड करके और अपना प्रेडिक्शन सही कर पाओगे। एंड एज आई सेड, दशा अंतरदशा प्लानिटरी पीरियड, उसका कैलकुलेशन, उसका रिजल्ट कैसे होता है, एंड देन वी विल गो टू रेमेडी। हमने बेसिक समझ लिया, हमने टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कर लिया, वो आने वाला जो क्लाइंट हमारे पास जो आया है वो तो प्रॉब्लम लेके आया ही है, हमने उस प्रॉब्लम को एनालिसिस कर लिया अब तक, अब सॉल्यूशन देने की बात आई। तो सॉल्यूशन कैसे देंगे? रेमेडीज से देंगे। और ये रेमेडीज प्लानिटरी रेमेडीज हो सकती है, जेमस्टोन रेमेडीज हो सकती है, यंत्र मंत्र की रेमेडीज हो सकती है, प्लानिटरी वर्शिप की हो सकती है, काल कुछ स्पेसिफिक दोष है, मांगलिक दोष है, काल सर्प है, ग्रहण वियोग है, उसकी स्पेसिफिक रेमेडीज को हम देखेंगे। तो इतना सारा चीज हम अपने इस कोर्स में कवर करेंगे। हमारा कोर्स होगा कैसे? जूम पे लाइव होगा, आपको स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, व्हाट्सएप सपोर्ट, एप्लीकेशंस में सारा एक्सेस मिलेगा। कोर्स खत्म होने के बाद आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। कोर्स के शुरू होते ही आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट, कोर्स के बाद भी व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। जो लोग यहाँ पे पुराने लोग हैं, खास करके मोनिका जी हैं, लीना जी हैं, रामकृष्ण जी हैं, उनको पता है आज भी हमारा पुराना कोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप आज भी चालू है। लोग आज भी क्वेरी करते हैं, हमारे ही स्टूडेंट कई बार रिप्लाई करते हैं, बट मेरा भी रिप्लाई वहां पर आ जाता है। कई बार कुछ देरी से आता है, कुछ देरी से, उतना देरी से नहीं बट कुछ देरी से आता है। यूजुअली आई ट्राई कि मैं तुरंत ही रिप्लाई कर दूं, बट किसी कारणवश लेकिन मैं रिप्लाई डेफिनेटली करता हूँ। या फिर कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर है, कोई एक्सेस से रिलेटेड अगर कोई है, तो एडमिन तुरंत ही रिप्लाई करते हैं। तो आपको 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट भी मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, क्लास का डिटेल्स, कब, कहाँ, कैसे। तो कब? 1 फरवरी से। कहाँ? जूम पे। कैसे? शनिवार रविवार 3 बजे। कब तक? 4 महीने तक। आप लोग में से जो लोग भी यहाँ पर ज्वाइन करोगे, तो ऐसा समझ लो ये आने वाले 4 महीने ये महाकुंभ वाला आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एटलीस्ट आई विल प्रे फॉर दैट। मैं, ये मेरा कोर्स आ रहा है या डिवाइन ग्रेस का कोर्स आ रहा है, इस कोर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको मैं महाकुंभ के जैसा, वही ऑस्पिशियस बेनिफिट के जैसा इस कोर्स को बनाऊं। अब सबसे बड़ी बात, पेमेंट। तो आप डिजिटल पेमेंट ऑप्शन है, आप गूगल पे कर सकते हो 8130283244 पे। यूपीआई आईडी यहाँ पे मेंशन्ड है, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर आप कर सकते हो। इस कोर्स की यूजुअली फीस 21,000 है। हमने यहाँ पे ये कोर्स पहली बार ये बड़ा कोर्स लॉन्च करा है, तो वी हैव केप्ट इट एज एन 11,000। प्राची जी, यू कैन टेक ओवर फ्रॉम दिस प्लीज। प्राची जी, प्राची जी का मैं ही बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ पे 10,000 गलती से लिखा हुआ है, मैंने बाकी सारे जीरो कम कर दिए, एक करना भूल गया। 1,000 रुपीज से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन आप इंस्टॉलमेंट स्कीम में भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि जिस दिन हमारा क्लास स्टार्ट होगा, आप आज 1,000 पे करके अपना रजिस्ट्रेशन बुक कर सकते हैं, बिकॉज ओनली 30 पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम अलाउड, बिकॉज ज्यादा बाद में भीड़ भाड़ हो जाएगा और लंबा कोर्स चल रहा है। तो आप रजिस्ट्रेशन 1,000 रुपीज पे करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन जिस दिन हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑन 1 फरवरी, यू कैन पे 4,000। 1 मार्च को 2,000। 1 अप्रैल को, अप्रैल फुल नहीं बनाना, 2,000 पे करना, और 1 मई को 2,000 पे करना है। वैसे आप इंस्टॉलमेंट स्कीम में भी आप अपना पेमेंट कर सकते हो। और ये क्यूआर कोड है। पेमेंट करने के बाद ये जो नंबर है 8130283244, जो यहाँ पर रेड में भी बताया है, 1 सेकेंड, उस पे अपना स्क्रीनशॉट प्लीज शेयर करना, ताकि हम भूल न जाए आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड करना। वैसे हम भूलेंगे नहीं, बट फिर भी
वी डोंट वांट टू मेक एनी एरर्स। यस प्राची, थैंक यू। यस सर, सो क्लासेस जो है नेक्स्ट सैटरडे से शुरू हो जाएंगी। वीकेंड बैच है 3 PM का, सैटरडे एंड संडे। बाकी सारी डिटेल्स सर ने आपको एक्सप्लेन कर ही दी हैं, सो फटाफट आ जाइए। ये सर्टिफाइड कोर्स है, इसमें बेसिक एडवांस सब कुछ इंक्लूडेड है। सो आप भी अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड यस, ओनली 15 सीट्स आर लेफ्ट। ठीक है, 15 सीट्स ही बची हैं। तो आप 1000 रुपीज पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है 30 पार्टिसिपेंट्स में नेम इंक्लूड हो जाए। और उसके बाद आप जो है बैलेंस पेमेंट एज पर इंस्टॉलमेंट प्लान पे कर सकते हैं। 1 फरवरी से सैटरडे से क्लास शुरू होंगी। और जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको बाय मंडे और ट्यूसडे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द डाउट्स नाउ। म्यूट हो गए क्या? नो सर। हाँ हाँ। किसी के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। यस मोनिका जी पूछो। सर एक हरिओम सर। सर आपने जब रेमेडीज का शुरू किया था वो वाला स्कीम ला दीजिए प्लीज, जिसमें आपने बताया था कि कौन से हाउसेस में योर फोर्थ हाउस एंड योर सेवेंथ हाउस कौन से जोडिएक्स हैं उसमें। कैंसिल हो जाता है, वही मंगल दोष कहाँ हाँ पे जी कैंसिल? जी जी, एग्जैक्टली दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड। देखो, अगर कोई भी कुंडली में मांगलिक दोष है, पर मांगलिक हाँ दोष कैसे देखेंगे सरला जी? आपका भी आंसर देता हूँ, आपने जो चैट कॉलम पे लिखा था मैं देता हूँ आंसर, डोंट वरी। मंगल फर्स्ट हाउस में है या फोर्थ हाउस में है, हाँ ठीक जी है, या सेवेंथ हाउस में या एथ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में है, स्ट्रेट अवे हाँ जी मांगलिक दोष। सेकेंड हाउस का हाँ तो जी। हमने बोला था कि डेफिनेटली वो उसके हम्म जैसा इफेक्ट देगा, बट इन चारों हम्म इन हाउसेज में है तो मांगलिक हम्म, दोष है। लेकिन अगर मंगल, यही मंगल एरीज एसेंडेंट में फर्स्ट हाउस में है, ओके। वहां पे एक कैंसर हो गया। एंड देन मार्स अगर इन आगे सुनो सुनो, आगे आगे बोल रहा हूँ बाद में, अगर मंगल स्कॉर्पियो राशि में है और ये मंगल सॉरी सेजिटेरियस में है और ये मंगल ट्वेल्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल मांगलिक योग बना, लेकिन यहाँ पे वो धनु राशि में है, यानी कि सेजिटेरियस में है, कैंसल। हम्म एक सिनारियो ट्वेल्थ हाउस का कैंसिल वहां से हो जाएगा। अगर कोई किसी ओके कुंडली में मंगल फोर्थ हाउस में है, लेकिन वो फोर्थ हाउस स्कॉर्पियो राशि का है, वृश्चिक राशि का है, अगेन कैंसल। अगर किसी कुंडली में मंगल सेवेंथ हाउस में बैठा है, लेकिन वहां पे सेवेंथ हाउस में साइन आती है टॉरस की, नंबर 2 की राशि, कैंसलेशन। हाँ जी अगर किसी कुंडली में मंगल एथ हाउस में बैठा है लेकिन एक्वेरियस का हाउस, एक्वेरियस वाली साइन है, तो यहाँ पे एथ हाउस वाला मंगल कैंसर, मांगलिक दोष कैंसर। यहाँ पे जातक की खुद की कुंडली से ये कैंसिल हो जाता है, बट उतना सर इम्पैक्ट ऐसा नहीं दे रहा। हाँ, ऐसा क्यों होता है। और उसमें आ जाओ बताता हूँ। हाँ कुछ तो रखूंगा ना, कुछ तो छुपाऊंगा ना, यस कुछ तो रीजन यस। होगा। हाँ यस सर। हाँ जी श्योर सर। हमने शादी मैं में भी कहूँ हमने इतना बड़ा इनविटेशन कार्ड फॉर्मूला तो दे बता दिया। दिया। नहीं, सुनो सुनो सुनो, प्राची जी, इनका इनका बहुत स्मार्ट टेक्निक है, इन लोग ने इन लोग मोनिका मैम ने शादी का कार्ड इनविटेशन ले लिया, लेकिन शादी में क्या खाना होगा ये अभी से पूछ रहे हैं। मैं कहूँ ये इतनी बड़ी चीज सर ने बता दी, मगर है क्यों, ये क्यों नहीं बताया अभी तक। दैट इज हाँ तो कुछ तो एग्जैक्टली रीजन व्हाट होगा आई ना। वांट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। बट इतना समझ लो मोटा मोटी इसी में ये हाउसेज में अगर है और ये सिनारियो है, मंगल दोष जी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, लीना जी आपका डाउट लेने से पहले मैं सरला थैंक जी यू का सर। डाउट लेता हूँ, उन्होंने पहले लिया था, एक पूछा था। सरला जी ने लिखा था किसी के कुछ बात नहीं करती तो प्रॉब्लम पड़ोसी पड़ोसी करते, क्या करूँ प्लीज सजेस्ट। सरला जी आपका डाउट समझ में, क्या आप अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं प्लीज? समझ में नहीं आया, डोंट वरी, पूछिए। हेलो, सुनाई दे रहा हाँ सर? मैडम, हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, अभी मैं घर में ही बैठी रहती हूँ, फिर भी है ना हाँ, प्रॉब्लम्स मुझे मुझे ढूंढ के आती है, तो क्या करूँ मैं? कैसे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे नहीं हैं? हो तो भी झगड़ा लड़ाई करते ही रहते हैं वैसे। ओम सोम सोमाय नमः का पाठ करना शुरू करो। मंगलिक योग है क्या?
कुंडली में? मुझे पता नहीं सर, मैं ठीक है, देखी नहीं कभी। ठीक है, तो ओम सोम सोमाय नमः का पाठ करो, थोड़ा सा माइंड शांत होना शुरू हो जाएगा। ओम सोम सोमाय नमः। मैं आपको चाहिए तो मैं चैट कॉलम पे लिख देता हूँ। ओम हाँ सोम समझ में आ गया सर। क्या माय, मतलब ये 7:30 ही चल रही है क्या सर नहीं नहीं हमारा? नहीं नहीं, वो तो आपकी हॉरोस्कोप देखनी पड़ेगी। बट अगर आप बोल रहे हो कि एग्रेसिव है या झगड़ा कर लेते हो, तो आपका कहीं ना कहीं मून का आपको रेमेडी करना जरूरी है। तो पहले शुरुआत करो ओम सोम सोमाय नमः के मंत्र से। धीरे धीरे माइंड, अगर ये जितना मंत्र आप जितना बार बोलते जाओगे, धीरे धीरे माइंड शांत होना शुरू हो जाएगा। और पानी का वेस्टेज हाँ बिल्कुल नहीं करना। हाँ, ओके सर। यंत्र भी रखी हूँ सर, वो हाँ, यंत्र भी रखी हूँ। तो यंत्र रखे तो यंत्र को सामने रख के उसके पाठ करो, ओम सोम सोमाय नमः। ओके सर, ओके, थैंक यू। जी लीना जी, अपना सवाल पूछो प्लीज। हरिओम सर। हरिओम। सर मेरा डाउट तो नहीं है, बस एक चीज यहाँ पे कंफर्म करनी है कि आपने जो बोले थे ना, सेकंड हाउस का मंगल, फर्स्ट हाउस का हाँ मंगल और फोर्थ हाउस का मंगल, सर जितने पॉइंट्स बोले थे ना सर, आज ही एक कुंडली मैंने देखी और सारे जी। पॉइंट्स सही थे, एकदम एक्यूरेट। मतलब उसमें ये भी था कि हस्बैंड का फोर्थ हाउस में मंगल है, वाइफ का हाँ फर्स्ट हाउस में मंगल, कोर्ट हाँ में केस चल रहा है लेकिन वो डिवोर्स हो ही नहीं रहा है, हाँ। क्योंकि वो कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन आपस में आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर वो अलग हो जाते हैं। तो वो यही कंफ्यूज है कि वो डिवोर्स हो भी नहीं रहा है और वो साथ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सर, और सेकंड हाउस वाला भी आपने जो बोला था ना, बिल्कुल एक्यूरेट बोला सर, सारे पॉइंट्स वही हैं जो थे। तो सर बस मुझे ये बताना, इनफैक्ट आज ही बाई चांस ऐसा हुआ कि सर इस क्लास से पहले ही वो मैं कुंडली देख रही थी, आई मीन मेरे रिलेशनशिप में ही है। तो ओके मैं, ओके। तो सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने बताया था। तो अभी तो खैर मैं सर कुछ भी नहीं कह सकती थी, इतना तो मुझे सर नॉलेज भी नहीं है। तो बस यंत्र ही बोल दिया था जो आपने बताया था, गौरी शंकर यंत्र, तो बस वही जी। मैंने ऑप्शन बताया। ओके तो ओके। ज्वाइन करना है मेरे को, अब देखते हैं सर, होता चलो है मैं से करूंगी बात अभी। चलो। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोनिका जी, आपने पूछा था ना ये क्यों ऐसा। हाँ, मार्स इन सेजिटेरियस जो उधर दिख रहा है ना, मार्स इन सेजिटेरियस इन 12th हाउस, इसका रीजन चलो हल्का सा रीजन बताता हूँ। चलो आपको सिर्फ इतना बोल दूंगा, शादी में आओ, बहुत सारी डिश है, बट साथ ही साथ गुलाब जामुन भी रखे हैं, ये भी बताइए, यही बता देता हूँ, बस इतना गुलाब जामुन बता देता हूँ आपको। मार्स सेजिटेरियस में होगा, यानी कि 12th हाउस में 9वीं राशि। तो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आएगी? 10 नंबर की राशि। और 10 नंबर की राशि में मार्स क्या होता है? उच्च का होता है। वो अपने उच्चतम स्टेट से जाते जाते रह गया, वहां पे नुकसान नहीं करेगा। और दूसरा क्या है? गुरु है वहां पर, गुरु की राशि है, जो नुकसान करेगा वो। बस गुलाब जामुन तो मैंने बता दिया, बाकी तो आपको शादी में आना है शगुन लेकर। प्राची जी सही बोला ना मैंने? ओवर टू प्राची जी, अगर कोई डाउट्स नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन। यस सर, सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, सो वी कैन एंड द सेशन। सो 1 फरवरी यानी कि नेक्स्ट सैटरडे से क्लास शुरू हो जाएंगी। एंड आप सभी के पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो सी यू ऑल देयर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू, एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। जो लोग नक्षत्र ज्योतिष में 9 बजे मिलते हैं, थैंक यू।